Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the current affair news from 1st November to 15th of November. ठीक है, तो हम 15 नवंबर तक का न्यूज इसमें कवर कर लेंगे। तो देखो हम लोग दो वीक क्यों ले रहे हैं, बेसिकली आपका वीकली करंट अफेयर न्यूज है। तो आपको पता है कि हमारे दो इनिशिएटिव चलते हैं, एक हम आपको वीकली न्यूज कवर कराते हैं, ठीक है, और एक आपका मंथली न्यूज कवर होता है, राइट। तो मंथली के रिगार्डिंग आपके रे सर ने अनाउंस कर ही दिया है ना, कि जो हम इस बार थोड़ा सा आपके लिए ब्रह्मास्त्र ला रहे हैं, बहुत यूनिक कंटेंट होने वाला है, राइट। तो उससे रिगार्डिंग आपको डिटेल उस वीडियो में मिल गई होगी। तो जो वीकली फॉलो कर रहे हैं, तो वीकली वालों के लिए मैं बता दूं कि वीकली हम हर एक हफ्ते का न्यूज़ आपको सैटरडे को प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन क्योंकि हमारे एंड से चीज़ें डिले हो गई थी, ठीक है, तो लास्ट मंथ कुछ इवेंट की वजह से थोड़ी सी करंट अफेयर में डिले हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि जो आपके बैकलॉग्स है उसको हम कवर कर लें। तो बैकलॉग्स कवर करने के लिए हमने अभी क्या डिसाइड किया है कि जब तक आपका चीज़ें ट्रैक पे ना आ जाए तो हम दो वीक का न्यूज़ आपको एक सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो हम एक वीक का न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं इस सीरीज में, लेकिन अब से आपके दो वीक का प्रोवाइड करेंगे टिल दिसंबर, ताकि आपके सारी चीज़ें लाइन अप हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम भी अब आपके नज़दीक है, मात्र 6 महीने रह गए हैं, तो आपको अब थोड़ा सा बोलते हैं ना अपने बेल्ट को टाइट कर लेना है। तो अभी जो हम न्यूज़ देखेंगे 1st to 4th नवंबर, और उसके बाद आगे टिल 15 नवंबर तक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला न्यूज़ क्या है, तो जो लोग शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि न्यूज़ को हम सेग्रीगेट कर देते हैं अलग अलग में। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला है हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ का कैटेगरी। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू बूस्ट डिफेंस टाइज। तो आपको पता है कि जो आपके नवंबर के मंथ में इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस पैक्ट एक साइन हुआ है, ठीक है। तो मुझे तो यही नहीं समझ आता है कि इतने टैरिफ लगाने के बाद भी, आपको पता ही होगा, आप इसी से अवेयर होगे कि यूएस ने आपके 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है इंडिया पे। और अभी रिसेंटली जो ट्रम्प जी का स्टेटमेंट आया था, ट्रम्प जी भी नहीं बोलना चाहिए, है ना, ट्रम्प चचा, तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे यहाँ से राइस जो इम्पोर्ट होता है यूएसए में, ठीक है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को राइस, और यूएसए में जो राइस इंपोर्ट होता है इंडिया से, उस पर भी ये लोग टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी पता नहीं हम क्यों इनके साथ डिफेंस टाइज वगैरह डील कर रहे हैं, बट कोई नहीं, ये आप गवर्नमेंट के लेवल पे काम हो रहा है, तो वी आर नॉट सुटेबल और क्रेडिबल पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिक एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या देखना है कि इस जो पैक्ट जो ये साइन हुआ है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको पूछ लेंगे कि जो प्रीवियसली आपके बहुत सारे आपके डिफेंस पैक्ट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो ये हालांकि मैंने पहले भी आपको कवर करा रखा है, लेकिन वापस मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको चीजें याद आ जाएंगी। तो देखो हमने पास्ट में यूएसए के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं रिलेटेड टू डिफेंस पैक्ट। लाइक पहला है आपका लेमोआ का फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो डायरेक्ट यहां से भी सवाल पूछ लेते हैं कि लेमोआ किस किस कंट्री के बीच में साइन हुआ डिफेंस पैक्ट है, ठीक है। तो ये 2016 में इंडिया यूएसए के बीच में साइन हुआ था, और इस जो ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडिया और यूएस दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मतलब जो दोनों ही की मिलिट्री है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगी इन दी प्रोसेस ऑफ रिफ्यूलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडियन नेवी है, ठीक है, तो वो अगर अटलांटिक में अगर नेविगेट कर रही है या इंडियन ओशन में नेविगेट कर रही है और आसपास कोई यूएसए का बेस है, राइट, तो वहां पे जाके वो रिफ्यूलिंग कर सकती है। तो ऐसी सेम यूएसए के शिप के लिए अप्लाई होगा कि अगर यूएसए की शिप अगर आपके इंडियन ओशन में नेविगेट कर रही है या फिर जो पैसिफिक ओशन में नेविगेट कर रही है और वहां आसपास अगर इंडियन बेस है, तो वहां पे जाके वो रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी कॉपरेशन है उस चीज के लिए आपके लेमोआ एग्रीमेंट साइन हुआ था। वैसे सिमिलर मैनर पे आपके कॉमकासा साइन हुआ था, ठीक है। कॉमकासा का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये आपके 2018 में साइन हुआ था। तो ये डेट जरूर याद रखना, बहुत बार आपके सीक्वेंस पूछ देते हैं ना कि अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो 2016 में लेमोआ साइन हुआ, 2018 में कॉमकासा साइन हुआ। तो कॉमकासा में बेसिकली जो भी आपके मिलिट्री कम्युनिकेशन रिलेटेड कॉपरेशन की बात की गई, ठीक है, मिलिट्री कम्युनिकेशन जो यूएसए की तरफ से जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सपोर्ट देगा इंडियन आर्म फोर्सेस को। उसके बाद फिर आपका साइन हुआ बीका, ठीक है, बीका का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट इन 2020। तो ये 2016, ये 2018, और जो बीका साइन हुआ 2020 में साइन हुआ। तो 2020 में जो बीका साइन हुआ इसमें भी बेसिकली जो आपके जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन हो गया, ये आप दोनों देश की जो मिलिट्री है आपस में शेयर करेगी, ठीक है, ताकि जो स्ट्रैटेजिक एक्शन ले सकें, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट कर सके दोनों देश की मिलिट्री एक दूसरे को, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो इस एग्रीमेंट के तहत किया जाएगा। और उसके बाद लेटेस्ट में आपके कौन सा साइन हुआ, सप्लाई सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा। तो सोसा में बेसिकली जो भी दोनों कंट्री के बीच में जो भी डिफेंस ट्रेड होगा, डिफेंस रिलेटेड ट्रेड एंड कॉपरेशन, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपके क्या साइन किया गया, सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एंड मैनेजमेंट, समझ है।
तो ये 4 एग्रीमेंट तो आपको एकदम याद होना चाहिए, इसका क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, 2016, 2018, 2020 और 2024, और ये दोनों इंडिया यूएस के बीच में हुआ है। तो यही दे रखा है इंडिया यूएस सील 10 ईयर डिफेंस पैक्ट। अभी लेटेस्ट में जो साइन हुआ है वो क्या हुआ है, जैसे हमने MS-60R जो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम सी हॉक है, ये हमने यूएस से लेने की बात की है, यूएस से प्रोक्योर करने के लिए फॉर आवर इंडियन नेवी। ठीक है, तो इंडियन नेवी के लिए हम लोग कौन सा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर, MS-60R, जिसको रोमियो हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। वैसे ही आपके M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर लेने की बात की जा रही है, 6 और राइफल्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे आर्मामेंट्स और इक्विपमेंट्स हम यूएसए से लेने की बात किए हैं। इस जो भी आपकी लेटेस्ट आपके डिफेंस टाइज हुआ है, ये डिफेंस पैक्ट हुआ है, समझ आए। फिर बोथ साइड हैड ऑलरेडी लॉन्च द कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव क्या है ये भी देख लो, ये भी पूछ लेंगे कि कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव किन 2 कंट्री के बीच में लॉन्च हुआ है, तो ये भी इंडिया यूएसए के बीच में लॉन्च हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जो भी आपके मिलिट्री अपॉर्चुनिटीज को कैटलाइज करने के लिए, जो भी आपके कॉमर्स और टेक्नोलॉजी है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, दोनों कंट्री एक दूसरे से जो टेक्नोलॉजी शेयर है वो करेगी। ठीक है, तो इन सारे पर्पस के लिए आपके क्या साइन किया गया, आपके कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया दोनों देश के द्वारा, राइट। देन द न्यू फ्रेमवर्क अंडरस्कोर अ शेयर्ड इन इंटेंट टू रिस्पॉन्ड जॉइंटली टू कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स, deter conflict and uphold the sovereignty and autonomy of regional partners while laying the foundation for collective peace and prosperity in the region। समझ आए। तो इस न्यूज़ से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। फिर देखो जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हंगर मॉनिटर कन्फर्म्स फेमाइन इन दारफुर, एल फाशर एंड अदर सिटी। तो आपको पता है कि अफ्रीकन नेशन, बहुत सारे अफ्रीकन नेशन आपके पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, ठीक है, आपके फेमाइन से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे आपका एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन भी है ना, एक तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है। जो दूसरा चैलेंज है सबसे बड़ा, वो है आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मोस्ट ऑफ दी जो अफ्रीकन नेशन में आपको आज के समय में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है। जैसे आपने सूडान में देखा था, है ना, सूडान में उनके आपस की पैरामिलिट्री है, आपस में भिड़ गए थे, तो गवर्नमेंट को जो मेन वहाँ के हेड थे, प्रेसिडेंट थे, उनको वहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ा। इवन जो हमने अपने इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था, राइट, ऑपरेशन कावेरी, सूडान से अपने इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ चुका था। तो वैसे ही जो दारफुर रीजन है ना, ये आए दिन न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, जो भी आपके रिबल ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो चाहे वो दारफुर रीजन हो गया, चाहे वो आपका जैसे साहेल रीजन में आपके चल रहा है, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ठीक है, तो ये सारे मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, जो साहेल रीजन में लाई करते हैं, ये आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, उसके वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन चली गई है। तो इसके वजह से अभी लेटेस्ट फेमाइन देखने को मिला है, कहाँ पे, दारफुर रीजन में। और दारफुर रीजन कहाँ पे, आपके सूडान में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ से न्यूज़ यही दे रखा है। अब यहाँ पे मैपिंग आपका दे रखा है, तो ये मैपिंग आपको अपने एंड से कर लेना है। और दारफुर रीजन के बारे में जो भी डिटेल है हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ अब मैं यहाँ पे आपके लिए नहीं पढ़ने बैठूंगा, और ना ही आपको पढ़ना है। आपको बस जो मेन चीज़ देखनी है वो क्या है, एक तो लोकेशन क्या है, उसके आसपास अगर कोई रिवर है वो देख लो, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो आपकी ब्लू नाइल है और जो व्हाइट नाइल है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे जाके मिलती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे, ठीक है। आपको एक्टिव रिकॉल करना है। तो चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बोलोगे आपकी मास्टर खाली एक्टिव रिकॉल कराता है। तो देखो, जो आपकी ब्लू नाइल है, ठीक है, ब्लू नाइल आपकी कहाँ से निकलती है, लेक ताना से निकलती है। और लेक ताना कहाँ पे, आपके इथियोपिया में है, इथियोपिया। और जो व्हाइट नाइल है वो आपके कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। और लेक विक्टोरिया आपके कहाँ फैला है, युगांडा में, केन्या में और तंजानिया में, जो कि कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में। तो इस मैप में आपके कवर नहीं है, नीचे है वो, ठीक है, वो सारी कंट्री नीचे है, समझ आए। तो इस टाइप से आपको और भी चीज़ें रिलेट कर सकते हो मैपिंग का पार्ट। तो मैपिंग आपको पता है कि आजकल यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, या फिर आपके सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, हर जगह आपके मैपिंग से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दारफुर रीजन याद रखना कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न सूडान में, समझ आए। उसके बाद देखो आगे, टाइफून कालमेगाई, एटलीस्ट 5 डेड पीपल ट्रैप्ड ऑन रूफ्स, कार सबमर्ज्ड इन सेंट्रल फिलीपींस। तो अब इस टाइप के न्यूज़ को ना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना देख लो कि टाइफून कालमेगी है, ये किस रीजन में आया है, फिलीपींस वाले रीजन में, ठीक है, मतलब बेसिकली पैसिफिक में आया है, और तभी इसका नाम टाइफून पड़ा है। और आपको पता है कि टाइफून हम बेसिकली इंडियन ओशन में क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। सेम चीज़ को आपके अटलांटिक में क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। और आपके ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साइड में विली विली, समझ है, विली विली। और ये बेसिकली आपके पैसिफिक में बोलते हैं, जापान साइड में टाइफून, ठीक है। तो टाइफून कालमेगी
पूछ लेंगे किस जगह पे आया, आपके फिलीपींस में आया, और इसने बहुत सारा डिवास्टेशन कॉज किया, तो ये यहाँ इमेज दे रखा है। अब यहाँ पे आपको साइक्लोन के कुछ स्टैटिक पार्ट रिलेट करने हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक का वीडियो आप जाके देख लो, ठीक है। अभी जो सेम चैनल पे आपके लास्ट वीक का वीडियो अपलोड हुआ है, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया आपके साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होते हैं। हालांकि यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आप ये चीज अब आपको या तो पिछला वीडियो देख लो या यहाँ पे खुद से रीड कर लो, क्योंकि बार बार अगर मैं साइक्लोन एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये आपका अकेले 15 मिनट ले जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइक्लोन बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए आपका काम क्या है कि आप सबसे पहले जाके या तो वीकली वीडियो देख लो, ठीक है, या मंथली में जो हमने एक्सप्लेन किया साइक्लोन को। अच्छा, हमने एक चीज़ और सोचा है आपके लिए कि अब से हम क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर के वीडियो में ना आपको टाइम स्टैम्प लगा के देंगे। जैसे हमने ये देखा कि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल जो शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे करंट अफेयर, वो तो रिलेट कर लेते हैं मेरी बातों से। जब मैं ये बोलता हूँ कि इसको मैंने पीछे पढ़ाया है, इस वीडियो से जाके आप ये चीज़ देख लेना, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि यार अब वो मान के चलो मैंने बोला पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो कौन से वीडियो में पढ़ाया था, फिर वो वीडियो की भी ड्यूरेशन 3-3 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ ढूंढने में, नेविगेट करने में मुश्किल आती है। तो इस चीज़ के लिए हमने ये सॉल्यूशन लेके आया कि अब से आपको टाइम स्टैम्प लगा देंगे, तो जो भी मैं आपको वीडियो रेफर करने के लिए बोलूँगा वहाँ पे आपको वो चीज़ टॉपिक मेंशन मिला रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप उस टॉपिक को जाके पढ़ सकते हो, पूरा वीडियो भी आपको देखने की नीड नहीं होगी, समझ आए। तो देखो जितना हमारे से हो सकता है आपका काम आसान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना फीडबैक दिया करो, आप ओपन हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपको लगता है कि कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए हमारे एंड से, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक टाइप करके बताया करो, समझ आए। तो क्रिटिसाइज करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, ठीक है। फिर देखो आगे, नेशनल न्यूज, इंडियन रेलवे टू पैट्रनाइज आभार ऑनलाइन स्टोर इन अ बिड टू इनकरेज लोकल आर्टिशियंस। तो इंडियन रेलवे ने आपके आभार नामक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है। अब इस ऑनलाइन स्टोर में ये लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ट्राइबल द्वारा तैयार किए जाते हैं, ट्राइबल आर्टिशंस द्वारा, ठीक है, उनको ये लोग क्या करेंगे कि इस ऑनलाइन स्टोर में शोकेस करेंगे ताकि लोग खरीदे और ये लोग ट्राइबल प्रोडक्ट्स को बेच सके, है ना, प्रमोट कर सके, पॉपुलर कर सके। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्राइबल्स ग्रुप है उनका एम्पावरमेंट होगा, समझ है, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो ये इंडियन रेलवे का जो है ऑनलाइन स्टोर और ये इनिशिएटिव आभार ऑनलाइन स्टोर। तो आभार डायरेक्ट पूछ लेंगे कि आभार क्या है आपका, तो ये ऐसे स्टेटमेंट में दे देंगे ऑनलाइन स्टोर है, या फिर कोई आपका कोई इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी है, या फिर कोई सैटेलाइट का नाम है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में पूछ देंगे, तो आपको पता होना चाहिए आभार किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन रेलवेज द्वारा। क्या है ये आपका ऑनलाइन स्टोर है, क्या बेचा जाएगा यहाँ पे ट्राइबल प्रोडक्ट्स को, तो वही यहाँ पे दे रखा है। जैसे द पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव वाज आल्सो टू प्रमोट इंडियाज रिच हेरिटेज थ्रू हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्सनल गुड्स एक्सेट्रा by providing market access to local artisan, rural entrepreneurs and women led enterprise। तो ट्राइबल्स को तो मेन क्राइटेरिया है ट्राइबल्स को प्रमोट करना, प्रमोट विद द वोकल फॉर लोकल कैंपेन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो वल्नरेबल ग्रुप है या फिर जो आपके लोकल आर्टिशंस है उनको भी सपोर्ट करने का इसमें प्रावधान है। उसके बाद आपका GEM क्या है, आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इसको एज अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तरह डेवलप किया जाएगा। बाकी आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में सुना ही है, वैसे इंडियन रेलवे क्या लॉन्च कर रही है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मतलब हर एक स्टेशन का एक यूनिक प्रोडक्ट होगा, समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपके वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के तरफ ही ये सारे स्टेप्स इन अलाइंड है, समझ है। तो यहाँ से न्यूज़ बस आपको जो ध्यान रखना था, आभार ऑनलाइन ध्यान रखना था, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस एज लखनऊ डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी है वो बहुत सारे कैटेगरी में आपके ये क्या बोलते हैं डेजिग्नेट करता है सिटीज को, लाइक गैस्ट्रोनॉमी का है, म्यूजिक का है, लिटरेचर का है, ठीक है। तो ये सब पहले हमने पढ़ रखा है। जैसे लिटरेचर में आपके केरला को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। म्यूजिक में आपके ग्वालियर को इंक्लूड किया गया था, राइट। गैस्ट्रोनॉमी में इससे पहले आपके हैदराबाद को इंक्लूड किया गया था, और अभी रिसेंटली आपके किसको इंक्लूड किया गया है, लखनऊ को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्वीट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो पूछ लेंगे कि अभी लेटेस्ट किसका एडिशन हुआ है या किसको डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को द्वारा एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, समझ आए। उसके बाद देखो आगे, केरला एंड्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब ये सेम न्यूज़ हमने बहुत डिटेल में कवर कर रखा है आपके प्रीवियस मैगजीन्स में, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से रिगार्डिंग। तो ये भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अभी हम जाके सब मतलब अभी आप जाओगे तो अभी सब जगह हम टाइम स्टैम्प लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेंशन मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वो चीज़ पढ़ सकते हो, समझ आया। तो केरला एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो ये हमने न्यूज़ देखा था कि केरला आपका पहला स्टेट बना है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड कर चुका है। कैसे एंड किया है, तो इसने कई सारे आपके ग्रासरूट इन्वॉल्वमेंट किया, ठीक है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व कराया,
उसके बाद आपके स्किल डेवलपमेंट कराई, जॉब प्रोवाइड किया, ठीक है। जैसे सेपरेट एलोकेशन विल बी मेड इन द स्टेट बजट फॉर द कंटिन्यूड एक्टिविटी ईपीईपी, तो जो ईपीईपी के लिए अलग से इन्होंने बजट पास किया, ठीक है। इंश्योरिंग अ सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ केरला, और ये सारे एक स्टेप के तहत इन्होंने क्या किया कि लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी आपकी एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। हालांकि ये पॉवर्टी से रिलेटेड आपके बहुत सारे पास्ट में कमेटी सेटअप की गई है, जैसे लकड़वाला कमेटी हो गया, तेंदुलकर कमेटी हो गया, रंगराजन कमेटी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन किन बेसिस पे इन्होंने पॉवर्टी का डेफिनेशन दिया, ठीक है। कुछ ने इनकम बेस पे दिया, कुछ ने आपके कैलोरीज बेस पे दिया, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, और ये स्टैटिक का पार्ट आपके, राइट। उसके बाद आपको पता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये इंटरनेशनल लेवल पे कौन लॉन्च करती है? आपकी यूएनडीपी, किसके साथ? ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके, ठीक है। और नेशनल लेवल पे कौन लॉन्च करती है? नीति आयोग लॉन्च करती है, नीति आयोग, राइट। अच्छा, जो इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे 10 इंडिकेटर है आपके टोटल, राइट। और नेशनल लेवल पे आपके 12 इंडिकेटर, मतलब 2 आपके एक्स्ट्रा कौन से इंडिकेटर एडेड है? मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, मतलब जो हमारा हेल्थ, एजुकेशन और जो लिविंग स्टैंडर्ड, 3 कैटेगरी है ना, हेल्थ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड में आपके 2 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जो हमारा नेशनल एमपीआई है उसमें, समझ आया। तो यहाँ पे दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन, लाइक हेड काउंट रेशियो, सो इट इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन पॉपुलेशन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। वैसे इंटेंसिटी ऑफ पुअर हम कैसे देखते हैं? तो इट इंडिकेट्स एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ deprivation which is experienced by multidimensional poor individuals। उसका देखो, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है बाय नीति आयोग, उसके क्या क्या डायमेंशन है, तो ये देख लो इंडिकेटर। जैसे हेल्थ में आपके 3 है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और एंटीनेटल केयर। एजुकेशन में आपके 2 हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल ऑफ अटेंडेंस। वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके क्या है? कुकिंग, फूड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट एंड बैंक अकाउंट, समझ आए। तो ये सारे आपको एज इट इज याद कर लेना है, ये इंडिकेटर ध्यान रख लेना है ना, कि कितने इंडिकेटर हैं और हर इंडिकेटर को कितनी वेटेज मिली हुई है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, समझ आए। फिर देखो आगे, एक्सपर्ट ज्वाइन हैंड्स फॉर रामसर साइट टैग फॉर वेटलैंड इन असम सेंचुरी। तो अब असम में भी जो दीपोर बिल है और जो मणिपुर का लोकतक लेक है, इन दोनों को आपके रामसर साइट में इंक्लूड करने की बात चल रही है, समझ आए। अभी टोटल हमारे यहाँ पे कितने रामसर साइट है? 94 रामसर साइट। लेटेस्ट इंक्लूजन किसका हुआ है? गोगा बिल है, ठीक है। गोगा बिल कहाँ पे? बिहार में। गोगा बिल इन बिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, इसको अभी लेटेस्ट रामसर साइट एज अ रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया, समझ आए। बाकी असम दीपोर बिल और मणिपुर का लोकतक लेक पे बात चल रहा है। अब बाकी ये अंदर की कहानी आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, लखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। न्यूज़ में आपके लखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेंशन है, तो लखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने इतनी डिटेल में दे दी है, लेकिन अब इतना डिटेल में आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। आप एक बेसिक भी आइडिया लगा लोगे कि लखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कहाँ पे लोकेटेड है, असम में, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे छोटी मोटी डिटेल तो दे ही रखी है, जैसे ये किसके बीच में आपके लाई कर रहा है? काजीरंगा और ओरांग नेशनल पार्क, राइट। उसके बाद देख लो रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन का भी हमने स्टैटिक बहुत बार देख रखा है रिपीटेडली, क्योंकि हर महीने आपके कुछ ना कुछ रामसर साइट ऐड हो ही रहे होते हैं। तो रामसर साइट जो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, 1971 ईरान में इसको कंडक्ट कराया गया था, और ये आपकी ग्लोबल ट्रीटी है जो कि फोकस करती है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, समझ आया। तो यही उसका डिटेल बेसिक दे रखा है, तो इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। टोटल अभी आज के टाइम पे कितना है? 94 है इंडिया में। फिर देखो आगे, रेयर रोडेंट वॉर्न वायरस किल्ड अफ्रीकन एलिफेंट एट दिल्ली जू। तो ऑटोप्सी का रिपोर्ट आया है, तो जो आपके अफ्रीकन एलिफेंट जो कि दिल्ली जू में थे, ठीक है, ये एक वायरस की वजह से इनका क्या हो रहा है? डेड हो रहा है। अब ये वायरस का नाम क्या है? तो क्योंकि नया वायरस है, ठीक है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम दिया है, एनकेफेलोमी ओक्रेडिटिस वायरस, EMCV। तो ये आपका किस टाइप का वायरस है? RNA वायरस। अब यहाँ से मैं थोड़ा आपको स्टैटिक लिंक करा देता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी करा रखा है इसको भी, ठीक है। तो देखो कितने टाइप के आपके वायरस होते हैं। एक तो आपके DNA वायरस होता है, एक एडिनो वायरस होता है। एडिनो और DNA लगभग सेम होते हैं, ठीक है। एडिनो में हम डबल स्टैंडर्ड लेते हैं और DNA में आपके सिंगल और डबल स्टैंडर्ड दोनों ही होते हैं। और एक आपका RNA टाइप ऑफ वायरस होता है। अब जो एडिनो टाइप ऑफ वायरस होता है ना, इसमें हम कौन कौन से एग्जांपल लेते हैं? जैसे जो भी आपके कंजक्टिवाइटिस होता है, नॉर्मल कफ वगैरह होता है, वो एडिनो वायरस की वजह से होता है, राइट। तो इनका जो आपका फर्टिलिटी रेट होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो म्यूटेशन स्पीड होती है वो भी कम होती है। वैसे DNA वायरस में हम जैसे पैपिलोमा वायरस हो गया, जो कि क्या कॉज करता है? सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, पैपिलोमा वायरस, राइट। वैसे हेपेटाइटिस बी, ये सब किसके वजह से होते हैं? आपके DNA वायरस की वजह से होते हैं। और वही जो RNA वायरस होते हैं, ये आपके बहुत लीथल होते हैं। क्यों लीथल होते हैं? क्योंकि इनका जो म्यूटेशन रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे आपका कोविड आया था, कोविड-19, ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, आरएनए वायरस का था। तभी तो इसकी वैक्सीन जल्दी नहीं बन पाई, और जो वैक्सीन भी बनी वो डायरेक्टली इसको मारने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि बोलते हैं ना पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, राइट। तो उसके बाद कोविड-19 के बाद जो आपका HIV वायरस है ना, ये भी आपके आरएनए वायरस में आ जाता है। वैसे हेपेटाइटिस जो सी है, हेपेटाइटिस सी, जिसके लिए आज तक वैक्सीन ही नहीं बनी है, ये भी सब आपके किस टाइप के वायरस हो गए, आरएनए वायरस। तो जो भी आपके लिथल वायरस होते हैं ना, जिनकी फैटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके जनरली आरएनए कैटेगरी में आते हैं, आरएनए वायरस के कैटेगरी में, ठीक है। इनका जो आपका जेनेटिक मटेरियल फॉर्म होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, ठीक है, और जो आपके डीएनए वाले होते हैं उनका कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में स्टोर होता है। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल है जो कि आपको स्टैटिक पता होनी चाहिए अगर आपने साइंस पढ़ रखी है तो, राइट। तो वैसे ही आपके ये भी नया कैटेगरी का वायरस है, EMCV, और ये भी किस टाइप का वायरस, आपके आरएनए टाइप का वायरस है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली जो भी एनिमल्स है उनको इन्फेक्ट कर रहा है, खासकर जो अफ्रीकन एलिफेंट है उनको इन्फेक्ट किया, और इसके वजह से अफ्रीकन एलिफेंट का डेथ हो रहा है। अब अफ्रीकन एलिफेंट में आपको दो चीज और याद रखना है, इसमें भी दो कैटेगरी के अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं। एक तो आपका सवाना वाली अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है, और एक आपकी फॉरेस्ट वाली अफ्रीकन एलिफेंट है। तो जो सवाना वाली है ना, ये आपके किस कैटेगरी में, ये आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। और जो आपके फॉरेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट है, ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। तो ये भी डिफरेंस याद रखना, कोई बताएगा नहीं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो वायरस है ना, ये कैसे फैल रहा है, आपके ट्रांसमिटेड बाय फेकल ओरल रूट, ठीक है। तो जो भी आपके हवा के थ्रू आप बोल सकते हो, फेकल और ओरल, जो भी आपके वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से, ठीक है, तो इससे भी ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। सो स्टडीज सजेस्ट दैट अफ्रीकन एलिफेंट आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू द वायरस। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फूड और वाटर कंटेमिनेशन कॉज्ड फ्रॉम फेसिस और यूरिन ऑफ अ रोडेंट स्पीसीज। समझ आया इतना? तो ये न्यूज़ आपको ध्यान रखना था, और वायरस के बारे में ध्यान रखना था। वायरस का नाम एक बार दोबारा देख लो, और ये क्या कॉज करता है, तो जैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है इन हार्ट मसल, जिसके वजह से आपके हार्ट फेलियर हो जाता है। समझ आया? उसका देखो आगे, स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो इसमें कौन सा है, जन आरोग्य योजना के बारे में बात की गई है। अब मान के चलो ये न्यूज़ हमने कितनी बार पढ़ रखा है ना, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना बार बार पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी स्टैटिक डिटेल दे रखी है, आप पढ़ लेना। जो बेसिक डिटेल आपको पता ही है कि आपका वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम है, जिसके अंतर्गत आपके पर फैमिली 5 लाख कवर दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर। उसके बाद इसमें जो 70+ जो ईयर्स के सिटीजन है, इन सबको इंक्लूड कर लिया गया है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ठीक है, सबको इंक्लूड कर लिया गया है। ये सब कुछ एडिशन है, और इसमें और भी कुछ पिलर्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है, और PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया, अभीम, राइट। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है इसकी, ये दी हुई है, आप अपने एंड से रीड कर लेना। और ये बार बार हमने ऑलरेडी न्यूज़ कवर करा रखा है ना, रिपीटेड न्यूज़ आपके। तो हर बार न्यूज़ जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, उसको बार बार आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप एक बार रिविजन कर लेना, ठीक है। फिर देखो आगे, इंडिया टू होस्ट हिस्टोरिक मैरीटाइम converges with international fleet review 2026 मिलन 2026 एंड आयंस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। तो जो आपका मिलन एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलन एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया एशियान नेशन के साथ। तो ये आपके हर 2 साल में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मिलन। तो शुरू में तो आपके ये इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, यही सारे कंट्री के साथ इंडिया कंडक्ट कराता था। 1995 में बेसिकली ये शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन अब आपके और भी सारे जो एशियान नेशन है उनको इंक्लूड कर लिया गया। जनरली ये लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत एक्सरसाइज मिलन को कंडक्ट किया जाता है। अब एक्सरसाइज मिलन में क्या होता है कि जो भी आपके एशियन कंट्री के जो आर्म फोर्स के चीफ होते हैं, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस के चीफ होते हैं, ये सारे मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं जो भी आपके इमर्जिंग थ्रेट्स है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद महासागर इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो महासागर इनिशिएटिव आपके लॉन्च कब हुआ था, 2023 में लॉन्च हुआ था। ये आपके साल में 2 बार होता है, राइट। तो बाई एनुअल मतलब क्या होता है, साल में 2 साल में 1 बार, और बाई एनुअल मतलब क्या होता है, साल में 2 बार। समझ आए? तो ये आपका बाई एनुअल कंडक्ट होने वाला इनिशिएटिव है, जिसमें आपके कौन कौन से कंट्री इंक्लूडेड है, बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया। तो जो भी आपके इंडियन ओशन वाले कंट्री हैं, ठीक है, इंडियन ओशनिक रीजन वाले, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका जो मेन काम है वो क्या है, थ्रू महासागर द इंडियन नेवी एम्स टू स्ट्रेंथन रीजनल पार्टनरशिप, promote maritime stability and reinforce this spirit of Sagar doctrine, security and growth for all in the region, right?
तो आजकल पता ही है आपको कि नए नए काइंड ऑफ थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं, खासकर जो आपके ओशन रूट के थ्रू तो और ज़्यादा। जैसे आप देख सकते हो कि जो आपकी पायरेसी है वो बढ़ चुकी है, ऑयल स्पिलिंग हो रही है, ठीक है, आए दिन आपके रिवर्स जो है अटैक करते हैं, और भी बहुत सारे आपके मैरीटाइम इलीगल स्मगलिंग होती है सी रूट के थ्रू, राइट। ट्रेड में आपके बहुत सारा डिस्ट्रप्शन आता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो इन सब को डील करने के लिए इस टाइप के एक्सरसाइज आपके कंडक्ट कराया जाता है, राइट, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। समझ आए? तो ये न्यूज़ आपका पूछ लेगा एक्सरसाइज मिलन, तो ये कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा? अभी कंडक्ट होना है ना 2026 का है, तो ये है विशाखापट्टनम, यहाँ पे दिया भी हुआ है विशाखापट्टनम में, ठीक है, ये रहा, राइट। तो इसका पर्पस समझ आ गया, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक अच्छा स्टेप है एक्सरसाइज मिलन। इसको आप अपने पेपर 2 वगैरह में मेंशन कर सकते हो। फिर देखो आगे, नेवी मॉनिटर्स एवरी चाइनीज शिप एंटरिंग इंडियन ओशन रीजन। तो वही है एक्सरसाइज मिलन के तहत हम जो चाइना का डोमिनेंस है इंडियन ओशियनिक रीजन में, जो वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रैटेजी के थ्रू बढ़ाने की प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी प्रयास पूरा बोलते हैं ना रेडी है। और यही हमारे जो नेवी के वाइस एडमिरल संजय वत्सायन जी हैं, इन्होंने बोला, राइट। नेवी मॉनिटर्स एवरी चाइनीज शिप एंटरिंग इंडियन ओशन रीजन। और यहाँ पे देखो एक्सरसाइज मिलन के बारे में दे रखा है, तो ये रीड कर सकते हो आप। इट इज़ अ बाइएनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जो 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। और ये महासागर इनिशिएटिव के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। फिर देखो आगे, इंडिया टू होल्ड ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इन अरुणाचल मेचुका, व्हाट इज प्रूवी प्रचंड प्रहार। तो देखो जो आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों मिलके आपके एक्सरसाइज कंडक्ट करा रही हैं पूर्वी प्रचंड प्रहार। कहाँ पे आपके कंडक्ट हो रहा है ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज आपके कंडक्ट हो रहा है मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्यों एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है? ताकि इन तीनों फोर्स के बीच में सिनर्जी डेवलप हो पाए, ठीक है। और जब भी मान के चलो आपका कोई थ्रेट आता है, तो ये तीनों आपस में बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करके एक्शन ले पाए, स्विफ्ट एक्शन ले पाए। समझ आए? तो इस तरीके से और भी आपके ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज मतलब कंडक्ट होते हैं इंडिया में, जैसे त्रिशूल एक्सरसाइज हो गया। तो त्रिशूल एक्सरसाइज भी क्या है? आपका काइंड ऑफ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। तो नाम याद रखना, पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के बीच में, तीनों डिफेंस फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। कहाँ पे इस बार हुई है? मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में। तो वेन्यू भी पूछ लेंगे आपसे अगर सीडीएस वगैरह दे रहे हो तो यहाँ पे डिटेल दे रखा है। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार is a tri-services military exercise designed strengthen multi-domain integration across land, air and maritime operation conducted in मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। और एक्सरसाइज का एम क्या है वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और एज पार्ट ऑफ इंडिया इवॉल्विंग ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजी, पूर्वी प्रचंड प्रहार बिल्ड्स ऑन अर्लियर एक्सरसाइजेस सच एज भाला प्रहार एंड पूर्वी प्रहार। समझ आए? उसके बाद बुरेवेस्निक मिसाइल, हाउ रशियाज न्यू न्यूक्लियर पावर्ड वेपन कैन चेंज दी आर्म रेस। तो रशिया ने आपके न्यू मिसाइल डेवलप किया है ब्यूरेवेस्निक मिसाइल। ये आपका है तो क्रूज मिसाइल, लेकिन ये आपका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला मिसाइल है, मतलब ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत घातक मिसाइल है। तो ये कहीं ना कहीं आपके रशिया के न्यूक्लियर पावर को बहुत मतलब बोलते हैं ना मैसिवली इंक्रीज कर देगा, और ये आपका आर्म रेस को भी चेंज करने वाला है। तो इसीलिए न्यूज़ में तो डायरेक्ट यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस बुरवेस्निक मिसाइल पूछ लेंगे कि कहाँ का है, तो ये रशिया का है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके कुछ की फीचर्स हैं, तो ये आप अपने इंटरेस्ट के लिए रीड कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एग्जाम में से डिटेल नहीं पूछेंगे। समझ आए? फिर देखो आगे, इंडियन नेवी टू कंडक्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज विद इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो देखो त्रिशूल अभी मैं बोला, तो त्रिशूल भी आपकी क्या है? एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, जो कि कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा? इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। समझ आए? मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी के द्वारा, तीनों ने मिलकर ही कंडक्ट कराया इन अर्ली नवंबर 2025। ये कहाँ पे आपके कंडक्ट हुआ? तो इसका दे रखा है वेस्टर्न नेवल कमांड। तो वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे आपके? फटाक से कमेंट करो, एक्टिव रिकॉल करो, वेस्टर्न नेवल कमांड का है, बार बार मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज का एम दे रखा है, की ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ठीक है, वो सेम ही रहता है लगभग। तो देखो एक्सरसाइज त्रिशूल, अगर आप ये पूरा ना पढ़ के इतना भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जनरली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसका जो कोड नेम है वो क्या है? महागुर्जर है। महागुर्जर नाम से ही अगर पूछ लेंगे किस एक्सरसाइज का नाम है, तो एक्सरसाइज त्रिशूल को कोड नेम क्या दिया गया? महागुर्जर दिया गया। और इसमें आपके और भी दो सब एक्सरसाइज है, लाइक अग्निदृष्टि, ठीक है, और त्रिनेत्रा। ये इसके क्या है? सब एक्सरसाइज है। इसके अंदर जो 2 मेजर सब एक्सरसाइज है, तो ये नाम याद रख लो, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑब्जेक्टिव और एम्स मोटा मोटी हर एक्सरसाइज के क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ये मैं थ्रू आउट द कोर्सेज, जो करंट अफेयर की जितनी भी क्लासेस है उसमें मैं सेम चीज़ बार बार रिपीट करते रहता हूँ। फिर देखो आगे, इंडियन नेवी टू बॉस्टर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन विद इंडिजिनस GSAT-7R सैटेलाइट। तो इंडियन नेवी का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था GSAT-7R, इसको इसरो ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है। समझ है?
अब यहाँ पे मान के चलो ये तो न्यूज़ है, पूछ लेंगे जीसैट 7R सैटेलाइट किसका है, मतलब किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया और किसका है, इंडियन नेवी का सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, ठीक है। लेकिन जो आपको यहाँ पे स्टैटिक रिलेट कर लेना, वो क्या रिलेट करना है कि अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको हम किस ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, सबसे पहला तो सवाल ये है। तो आपका ऑप्शन ये है, पहला लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में, दूसरा है मियो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, या फिर आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। लियो का हाइट कितना होता है आपका 80 to 200 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मियो का हाइट कितना होता है आपका 200 से लेके आपका अराउंड 3600 अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, है ना, 35,000 कुछ है, लेकिन मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ 3600 किलोमीटर नहीं 36,000, ठीक है ना, 36,000 तक, तो ये ध्यान रखना। तो 36,000 से अगर ज़्यादा हम ले रहे हैं हाइट, तो वो क्या हो गया आपका जियो हो गया। तो आपको ये बताना है कि जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है इसको हम किस ऑर्बिट में प्लेस करते हैं और किस आपके लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करते हैं, लाइक PSLV से करते हैं, GSLV से करते हैं, NLV से करते हैं, ठीक है। तो ये बताओगे आप मुझे, ऑप्शन 1 2 3 ये कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये सैटेलाइट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ से लॉन्च हुआ, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहीं पे आपके क्या है पुलिकट लेक है, तो ये सब तो आपको पता होगा, है ना, बेसिक डिटेल। उसका देख लो, इसरो रॉकेट शूट्स ऑफ इट्स हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट, तो यही वापस से इसके बारे में डिटेलिंग दे रखी है, लेकिन इतनी डिटेलिंग आपको पढ़ने की नीड नहीं है। आप सिंपल इतना याद रखोगे काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो एग्जाम के लिए इतना डिटेल काफ़ी है। उसके बाद देखो आगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में दे रखा है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में दे रखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो ये समझ लो। तो जैसे जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, इसका हाइट तो मैंने पहले आपको बता दिया कि जो इसका हाइट है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 36,000 किलोमीटर, राइट। और ये आपके अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है ना, और जो सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग स्पीड है, ये सिमिलर होता है। मतलब ऑर्बिट स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू अर्थ्स रोटेशन, अर्थ्स रोटेशनल स्पीड। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो फिर आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बेसिकली आपके एक इक्वेटर के आसपास ऐसे, है ना, मान के चलो ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के इक्वेटर के अराउंड ये घूमेगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो सेम टाइम पे बार बार दिखेगा। लेकिन वहीं पे जो आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये आपके किसी भी एंगल पे घूम सकता है, मतलब ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, अर्थ के ऐसे भी घूम सकता है ना। स्पीड भले अर्थ के रोटेशन के सेम होगी, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वही अगर इक्वेटर के अलॉन्ग अगर ऑर्बिट करेगा तो उसी को क्या बोल देंगे हम, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोल देंगे। तो बेसिक डिफरेंस आई होप समझ आ गया होगा। बाकी डिटेल में डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इतनी डिटेल में आपको जाने की नीड नहीं है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस जितना मैंने बताया उतना भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, समझ आए। बाकी ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर कर देना, और यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के, तो ये पहले मत पढ़ना, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट पहले जाके जो पीछे वाला क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो कमेंट में। फिर देखो आगे, ICMR-6 पार्टनर टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट निपा वायरस। तो जो आपकी निपा वायरस है, ठीक है, निपा वायरस भी आपकी क्या है, काइंड ऑफ RNA वायरस है। और जो मैंने अभी वायरस का डिस्कशन पीछे किया था वो आप यहाँ पे रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ICMR क्या कर रहा है, अपना एक पार्टनर ढूंढ रहा है जिसके साथ मिलके वो बेसिकली निपा वायरस के लिए वैक्सीन बना पाए। तो निपा वायरस क्या है आपका, ये आपका एक जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल और बर्ड्स के थ्रू, खासकर बैट के थ्रू फैलता है, ठीक है। सो निपा वायरस इन्फेक्शन इज अ न्यूली इमर्जिंग जूनोसिस दैट कॉजेज सीवियर डिजीज इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पहली बार आइडेंटिफाई कब किया गया था, 1998 में, ड्यूरिंग एन आउटब्रेक इन मलेशिया। और फ्रूट बैट्स जो है इसके नेचुरल होस्ट होते हैं, समझ है। बाकी और भी इसके होस्ट हो सकते हैं, पिग वगैरह भी होस्ट हो सकते हैं, राइट। तो निपा वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लोगों में भी इसको देखने को मिल रहा है, राइट। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जनरली 4 से 14 दिन तक आफ्टर एक्सपोजर। फर्टिलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा है, अराउंड 40 से 75%। क्यों, क्योंकि ये काइंड ऑफ आपका क्या है, RNA वायरस है, समझ है। तो RNA वायरस का फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेना, समझ है। फिर आगे देखते हैं हम, अब 4th तक का हमारा कवर हो गया, राइट। अब हम आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो अब हम 5 से 10 नवंबर तक का न्यूज़ देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज़ हमारा, सेंटर सेज राइट टू वोट नॉट सेम एज फ्रीडम ऑफ वोटिंग। तो अभी आपका फिलहाल में ही ये केस चल रहा है, ठीक है। तो एक आपके प्लीडर थे, उनका नाम क्या था आपका, ADR, ठीक है, ADR। तो ADR आपकी क्या है, एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये आपकी एक काइंड ऑफ NGOs है, ठीक है। तो इन लोगों से रिलेटेड बहुत सारे फेमस केसेस हैं,
जैसे आप एडीआर से रिलेटेड बहुत सारे केसेस सुने होंगे, एडीआर वर्सेस सेंटर, तो ये भी आपका एक एडीआर वर्सेस सेंटर केस चल रहा है वोटिंग राइट को लेके। तो सेंटर का ये कहना है इस मतलब ये जो केस है इसमें जो सेंटर का प्लीड था, है ना, सेंटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो राइट टू वोट है ना वो आपका स्टैट्यूटरी राइट है, राइट टू वोट इज स्टैट्यूटरी राइट, और जो आपका फ्रीडम ऑफ वोटिंग है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये दोनों चीज सेम नहीं है, राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग इज नॉट द सेम थिंग। अब थोड़ा इस इशू को समझते हैं। तो न्यूज में जो है वो तो ठीक है, बट हमने इसको थोड़ा सा आपके पूरा समराइज करके यहाँ पे गिवन दे दिया, ठीक है। तो देखो सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो बेसिकली इस केस के बारे में पहले दिया है। तो सबसे पहले ये सेंटर क्या था, सेंटर का स्टैंड क्या था, राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग को लेके। तो यूनियन का कहना था कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग, दोनों डिफरेंट है। जैसे राइट टू वोट जो है ना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है। लेकिन एक बार आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू वोट आपका क्या है, और वहां उसके आंसर की में क्या आया था कि राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मीन्स जो यूपीएससी आंसर मतलब किस आंसर को रेफर कर रहा था, आर्टिकल 326 को, समझ आया। बट आर्टिकल 326 में ना यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है, ना कि आपके राइट टू वोट की बात की गई है। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन निकाला जाए तो बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उनका मानना है कि राइट टू वोट भी हमारा क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है ना ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या होता है, बेसिकली आप जो एक्सप्रेस करते हो है ना, ये आपका व्यू है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास है अंडर आर्टिकल 19, तो जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग है ये भी हमारा क्या है, काइंड ऑफ एक एक्सप्रेशन है, समझ आया। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे बोथ आर नॉट द सेम थिंग। तो यूनियन गवर्नमेंट यही कह रहा था। अच्छा, जो ये इशू था ये क्या था, तो जैसे आप देखते हो बहुत बार क्या होता है ना कि इलेक्शन में किसी मान के चलो कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी पार्टी खड़ी नहीं होती है, राइट, या कोई कैंडिडेट खड़े नहीं होते, तो एक जो पार्टी होती है उसको जिता दिया जाता है। जो भी एक मान के चलो सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और किसी ने वोट नहीं दिया वहां पे जाके, तो आपका जो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये काइंड ऑफ बहुत सारे जो आपके पिटिशनर थे या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे इसका अगेंस्ट गए, बोले कि ये तो कहीं ना कहीं वही है ना कि लोगों ने अगर मान के चलो वोट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि लोग नहीं चाहते कि कोई वहां पे सरकार बने। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मान के चलो हम किसी को अगर वहां पे सरकार नहीं बनाते हैं, राइट, या किसी कैंडिडेट को नहीं जिताते हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी कैसे आएगी, समझ आ रहा है। तो थोड़ा इशू को समझना। तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के दलील पे सरकार बोल रही है कि अगर मान के चलो कोई एक कैंडिडेट भी खड़ा है और कोई भी ना वोट करे, मतलब अगर जीरो वोटिंग भी हो वहां पे, तब भी कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 53 क्लॉज 2 क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स द रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट डिक्लेयर देम इलेक्टेड विदाउट कंडक्टिंग अ पोल। तो विदाउट पोल कंडक्टिंग के भी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पावर होता है कि वो आपके जो विनर है उसको डिक्लेयर कर दे उस सीट से रिलेटेड, समझ आए। उसका जो फॉर्म 21 और 22 बी होता है ये आरओ द्वारा यूज किया जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो ये जनरली आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, टू फॉर्मली अनाउंस सच अनकंटेस्टेड विक्ट्रीज। तो बहुत बार आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि है ना बिना मतलब चुनाव लड़े ही कोई आपका कैंडिडेट जीत जा रहा है। लेकिन अगर आप एज अ जनरल पर्सपेक्टिव से ही देखा जाए तो ये बहुत सही बात नहीं है ना। मतलब गवर्नमेंट तो ठीक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेगी, वो अपने मतलब अपने अगेंस्ट तो बात करेगी नहीं। तो गवर्नमेंट का कहना यही होता है कि हम मतलब ये हमारा चुनना अधिकार है, क्यों, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बरकरार है। नहीं तो अगर कोई भी मान के चलो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए नहीं है तो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा, वहां के लोगों की आवाज कौन उठाएगा, वहां के लोगों का प्रॉब्लम कौन समझेगा। तो गवर्नमेंट भी अपने एंड से सही है, बट इसमें हो क्या रहा है कि मान के चलो अगर किसी ने वोट देने नहीं गए तो मतलब या तो लोगों में डर है, डराया धमकाया गया होगा, या लोग चाहते ही नहीं है कि वहां पे कोई सरकार बने, है ना। लेकिन वही बात है, यही वाला जो इशू बेसिकली चल रहा है। तो जो एडीआर है आपकी, इनका कहना है कि ये जो है मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या तो दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए या फिर किसी को विनर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, अगर एक सिंगल बंदा भी है खड़ा हो रहा है, ठीक है, और वोटिंग नहीं भी हो रही है, तब भी वो विनर डिक्लेयर होगा। और अगर एक दो बंदे खड़े हैं तब तो उसके बाद जैसे जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में विनर डिक्लेयर होता है आफ्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स, उसी तरीके से डिक्लेयर होगा, समझ आए। तो अब जो केस था सुप्रीम कोर्ट के आगे वो क्या था ये देखो। तो जैसे जो पिटिशनर थे उनका आर्गुमेंट क्या था कि ये आपका क्या है, वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सो डिक्लेयरिंग अ कैंडिडेट इलेक्टेड विदाउट होल्डिंग अ पोल
डिनाइज वोटर्स द चांस टू एक्सप्रेस डिसेंट थ्रू नोटा। तो इनका कहना था, जो आपके पिटिशनर थे उनका कहना था कि अगर हम बिना पोल के अगर हम कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो वोटर्स है उनके चांस को तो ये खत्म कर रहा है, और हर वोटर को आपका ये क्या बोलते हैं, राइट होता है कि वो अपना एक्सप्रेस कर सके जो भी डिसेंट है उसका, जो भी उसकी मर्जी है, थ्रू नोटा। तो नोटा एक आपको पता होगा, है ना, नोटा आपका दिया जाता है एक ऑप्शन कि अगर मान के चलो आपको किसी पार्टी को वोट नहीं करना है तो आप नोटा पे जाके वोट कर दोगे। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है वो भी समझो पहले ये, और एक और आर्गुमेंट समझ लो जो पिटिशनर की तरफ से है कि नोटा एज अ डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जो नोटा है ना, इट रिप्रेजेंट अ वोटर्स डिससैटिस्फैक्शन विद ऑल कंटेस्टिंग कैंडिडेट स्किपिंग पोलिंग ऑल टुगेदर, देयरफॉर सप्रेसेस दैट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो वही ये कह रहे हैं जो मैं अभी आपको ऊपर समझा चुका कि अगर कोई लोग वोट नहीं दे रहा है या नोटा पे दे रहा है तो उनका मतलब वो वहां के लोग ये चाहते हैं कि भाई कोई भी सरकार ना बने, कोई भी अच्छा पार्टी नहीं है। समझ आ रहा है? तो अब इसके अगेंस्ट में सेंटर ने क्या रिस्पांस दिया, क्योंकि केस जो था वो तो सेंटर के अगेंस्ट ही हुआ था। तो सेंटर ने बोला, मतलब साइट करते हुए PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि आपका 2003 का जजमेंट है, इसमें सेंटर ने क्या बोला कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है थ्रू वोटिंग इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ पोल इज हेल्ड। मतलब अगर पोल हुआ होता तब तो आपका ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता रोल में, लेकिन इधर पोल ही नहीं हुआ, जब लोग आए ही नहीं वोट करने तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये सेंटर का पहला आपका रिस्पॉन्स था। दूसरा रिस्पॉन्स क्या था, इफ नो इलेक्शन टेक्स प्लेस देयर इज नो ओकेजन टू एक्सरसाइज दैट फ्रीडम। तो अगर कोई इलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराई जा सकती फ्रीडम से रिलेटेड, है ना, मतलब किसी को भी अधिकार नहीं है अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करने के लिए अगर वोटिंग ही नहीं हुई है तो। उसके बाद नोटा इज नॉट अ कैंडिडेट अंडर सेक्शन 79 क्लॉज बी। और इनका ये भी कहना था कि जैसे आप बोल रहे हो कि नोटा अगर नोटा पीपल दबा रहे हैं मतलब वो अपना एक एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि नोटा तो कोई पर्सन है ही नहीं, तो अगर आप नोटा दबा रहे हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको एज अ कैंडिडेट काउंट नहीं कर सकते हो। इट इज मियरली एन एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस नॉट अ कॉन्टेस्टिंग एंटिटी। तो ये डिसाइड नहीं कर सकता आपका कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। बट डिक्लेयरिंग अ विनर विदाउट पोलिंग इंश्योर्स सर्टेनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन इलेक्शन। तो वही मैं बता रहा था कि सरकार का कहना है कि अगर हम विनर डिक्लेयर करते हो विदाउट पोलिंग तो ये इंश्योर करता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, है ना, ताकि वहां पे लोगों का कोई आवाज बन सके, लोगों की कोई प्रॉब्लम को रेज कर सके पार्लियामेंट में। समझ आए? तो ब्रॉडर सिग्निफिकेंस क्या था, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म डिबेट। तो इसमें जो लीगल स्टेटस क्या क्या इन्वॉल्व है तो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 326 ये क्या गारंटी करता है, एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन, मतलब इसको आप इंटरप्रेट करके राइट टू वोट मान सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, आरपीए 1950 1951 ले डाउन द डिटेल प्रोसीजर्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर वोटिंग। तो ये दोनों आपका क्या है, लीगल स्टेटस ऑफ द राइट टू वोट। तो ये चीज याद रखना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जजमेंट को आप जैसे अपने पेपर 2 में कोट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूपीएससी का अगर मेंस दे रहे हो तो वहां पे आप अपने जीएस पेपर 2 में कोट कर सकते हो इस टाइप के केसेस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वैसे ही बहुत ज्यादा न्यूज में है ना। ऑपोजिशन पार्टी आए दिन अभी लगा रही है, जैसे वोट चोरी के एग्जाम जैसे उन पे लग रहे हैं, और उसका जो भी आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके जो बोलते हैं ना सिलेक्शन प्रोसेस में भी उसको फेयरली कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं सेंटर पे। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपको इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी अपना लक्ष्मीकांत है या जहां से भी आप अपने स्टैटिक कवर किए हो वहां से जाके बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और बेयर एक्ट जरूर रेफर करना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है, उसको जाके आप जरूर पढ़ना लाइन बाय लाइन, क्योंकि यहां से सवाल आपके बहुत चांसेस है इस बार कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो 2026 में तो वहां आपके पूछे जाएंगे। समझ आया कॉन्टेक्स्ट? उसका देखते आगे, व्हाट कंस्टिट्यूट एज एन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। देखो ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है, तो ये आपके क्योंकि पॉलिटी का टॉपिक चल रहा है तो पहले हमने देखा जो राइट टू वोट और आपका फ्रीडम ऑफ वोटिंग, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको पता है कि किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 129 फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और आर्टिकल 215 फॉर हाई कोर्ट। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में जो 2 कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों को क्या बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को अधिकार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देने का। समझ है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है बेसिकली, कि अगर आप कोर्ट की बातों को मतलब इग्नोर कर रहे हो या कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। हालांकि इसमें भी बहुत कैटेगरी होती है तो उसको हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना वो ये याद रखना, आर्टिकल 129 फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और आपका आर्टिकल 215 फॉर हाई कोर्ट।
अच्छा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, ताकि फ्यूचर में उसका रेफरेंस लेके बाकी सारे जो जजमेंट्स है उसको सुनाया जा सके। समझ आए? अब यहाँ पे समझ लेते हैं जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखो आर्टिकल 129 जो मैंने आपने बताया, डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड एम्पावर्स इट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर कोई भी कंटेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का तो उसको उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ये कोर्ट को अधिकार मिला हुआ है। देन आर्टिकल 215 कन्फर्स द सेम स्टेटस एंड पावर ऑन एवरी हाई कोर्ट। ठीक है, तो सेम पावर आपके हाई कोर्ट को ही मिला हुआ है। सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज वन हुज प्रोसीडिंग आर प्रिजर्व्ड एज परमानेंट टेस्टिमनी. Its judgments serve as a legal precedents and it possesses the inherent authority to penalize anyone who disobeys its orders or undermines its dignity. समझ आया? उसके बाद आपके दो टाइप के कॉन्टेम्प्ट होते हैं, एक होता है आपका सिविल कॉन्टेम्प्ट, एक होता है आपका क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तो सिविल कॉन्टेम्प्ट में क्या क्या आता है, जैसे विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर, डिक्री, डायरेक्शन और अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में क्या आता है, एनी एक्ट और पब्लिकेशन जो कि आपके कोर्ट के इमेज को खराब कर रहा है ना, स्कैंडलाइज और टेंड्स टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, प्रिजुडिशियस और इंटरफेरेंस विद जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब मान चलो कोई जजमेंट दे रही है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और उनको कोई लोग मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेगेटिव वे में, राइट, कोई प्रिजुडिशियस बना के। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी फॉर्म। तो अगर ये तीनों कैटेगरी में कोई भी चीज लाई कर रही है तो उसको क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट माना जाएगा। तो इसके लिए तो और खतरनाक सजा होती है। तो इनिशिएशन एंड पनिशमेंट क्या होता है, तो जैसे कोर्ट जो है ये आपका सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। सुओ मोटो क्या होता है आपका, बेसिकली जब कोर्ट आपके खुद से कोई ऑर्डर सुनाता है ना, उसको सुओ मोटो बोलते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो कोई भी कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आते हैं वो आपके सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं थ्रू अ पिटीशन फाइल्ड विद द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। तो अगर मान के चलो किसी को कोर्ट को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे जो कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले उनको अटॉर्नी जनरल का साइन लेना पड़ेगा और एडवोकेट जनरल का साइन लेना पड़ेगा फॉर हाई कोर्ट, अटॉर्नी का लेना पड़ेगा फॉर सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 76। ये सब यहीं पे रिलेट कर लेना आपको, ठीक है। अच्छा, क्यों इनका कंसेंट लेना पड़ेगा, ताकि जो कोर्ट का ना टाइम खराब ना हो। जैसे बहुत लोग क्या होता है ना कि कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए ऐसे फेक पिटीशन फाइल करते कि कोर्ट का यहाँ पे कंटेम्प्ट हुआ तो आपको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम बचे, अटॉर्नी जनरल अपने एंड से वेरीफाई करते हैं और एडवोकेट जनरल भी अपने एंड से वेरीफाई करते हैं कि ये जो आरोप लगा रहा है या जो कोर्ट को बताना चाह रहा है कि हाँ कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ, ये सही है कि नहीं। इसलिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का आपका कंसेंट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों कंसेंट ना दिए तो कोई नहीं आपके फाइल कर सकता पिटीशन, ऐसा नहीं है। पिटीशन फाइल कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको स्पेशल लीव ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। समझ आए? उसके बाद देखो, इफ अ जेन्युइन एपोलॉजी इज एक्सेप्टेड पनिशमेंट कैन बी वेव्ड। तो इसमें जो पनिशमेंट होता है अप टू 6 मंथ्स का होता है और फाइन भी लगता है 2000 या उससे ज्यादा। और अगर जेन्युइन कोई अपोलॉजी दे रहा है तो आपके कोर्ट जो है पनिशमेंट हटा भी सकता है। वैसे ही पार्लियामेंट अंडर 142 क्लॉज 2 होल्ड्स द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, यह हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये वाली चीज आपकी इंपॉर्टेंट है लाइन, कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कोई भी आपके लॉ पार्लियामेंट बना सकती है। तो इससे रिलेटेड की जजमेंट कौन कौन से हैं, जैसे अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरबिडा बोस, अनिल रत्ना सरकार वर्सेस हीरा घोष, और बाकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे अभी सबसे लेटेस्ट जो है षणमुगम लक्ष्मी नारायण वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मद्रास 2025। तो इसमें क्या बताया गया, रेटरेटेड दैट कंटेम्प्ट पावर प्रोटेक्ट द जस्टिस सिस्टम नॉट जुडिशियल ईगो। तो जैसे बहुत सारे आपके जो पिटिशनर थे ये भी बोलते थे कि कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बहुत ज़्यादा मिस यूज हो रहा है, ठीक है, जुडिशियल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अभी ये लेटेस्ट जजमेंट आया, इसमें बोला गया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, ये आपके जस्टिस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ना कि जुडिशियल ईगो को। समझ आए? तो ये था आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड सारी स्टैटिक चीजें। अब न्यूज को आपको ऐसे ही पढ़ना होता है, जब आप खुद भी अगर पढ़ रहे हो ना डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, तो आप मान के चलो आपको इतना एनालिसिस करना होता है। और हम जो वीडियो ला रहे हैं इसका पर्पस भी यही है यार। अब मान के चलो इतना रिसर्च आप खुद करने जाते तो आपको एक ही न्यूज़ पढ़ने में ना आपका आराम से आधा घंटा चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम आपका काम आसान करके दे रहे हैं। आपको 1.5 घंटे में पूरा हफ्ते का एक तो न्यूज़ मिल जा रहा है, यहाँ पे तो बल्कि हम आपको 2 वीक का न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे एंड से डिले हुआ था, इसलिए अभी हम 2-2 वीक कंबाइन करके चीज़ें चल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इसीलिए आप डायरेक्ट इस सीरीज पे रिलाई करो। जैसे बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर अगर हम डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हम इस पे पूरा रिलाई कर सकते हैं? 100% रिलाई कर सकते हो। अगर यार यहाँ से नहीं आएगा ना तो फिर कहीं से नहीं आएगा। ऐसा समझो कि यहाँ से नहीं आएगा तो मान के चलो किसी से ही नहीं सॉल्व होगा। समझ आ रहा है? अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ तो समझ जाओ कि इसके पीछे हमने कितनी मेहनत करी है। ये जो आपका मैगजीन तैयार कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो ला रहे हैं। उसके बाद अभी आपका लेटेस्ट ब्रह्मास्त्र जो मैगजीन है वो भी लॉन्च कर दिया है रे सर ने, है ना। तो ये सब एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट कर सकते हो। और यार ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें आपके क्या है, फ्री है।
तो इससे हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, हाँ हमारा टाइम बहुत जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज बहुत जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका हित है। तो इसको चुपचाप से फॉलो करो, राइट। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट वगैरह करके आप पूछ सकते हो, और इवन अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो, हम उस पर जो भी है कॉग्निजेंस ले लेंगे। समझ आए? उसका देखो, न्यू क्लाइमेट प्लेजेस फेल टू मूव द निडल ऑन वार्मिंग, वर्ल्ड स्टिल ऑन ट्रैक फॉर 2.5 डिग्री सेल्सियस यूएनईपी। तो यूएनईपी का आपको पता है एक रिपोर्ट रिलीज करती है, एमिशन गैप रिपोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि एमिशन गैप रिपोर्ट आपके कौन रिलीज करता है। तो पहला तो सवाल यही बन गया, एमिशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूएनईपी, ठीक है। तो यूएनईपी ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि अगर जो न्यू क्लाइमेट प्लेज है अगर फेल हो जाता है, ठीक है, न्यू क्लाइमेट प्लेज क्या था आपका 2 डिग्री सेल्सियस से आपके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या है मेंटेन करके रखना है। लेकिन अगर मान के चलो अभी भी अगर सारी कंट्री अपनी कमिटमेंट पूरी भी कर देती है ना, तब भी जो हमारा मतलब ये अपना जो हमारा लिमिट सेट किया था उसको वो ब्रीच करेगा ही करेगा। मतलब ऑलरेडी हमने अपनी लिमिट को ब्रीच कर दिया है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, और 2 डिग्री सेल्सियस से ब्रीच हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी तक, इवन अगर सारी अपनी कंट्री ने कमिटमेंट पूरी कर दी तो। और अभी तो सारी कंट्री ने कमिटमेंट पूरी की भी नहीं है ना, सिर्फ आपके 55% जो सिर्फ आपके मतलब कुछ ही कंट्री हैं, ओनली 60 पार्टीज, ठीक है, जिन्होंने आपके जो एनडीसी था उसको अपडेट किया है। इसमें हमारा प्यारा भारत है एक, है ना, भारत जो है क्लाइमेट चैंपियन की तरह उभरा है। जितने भी आपके क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं इसमें भारत अपना वॉइस को मतलब बोलते हैं ना बहुत बोल्डली रख रहा है, और भारत उन डेवलपिंग कंट्री के लिए भी आवाज़ बन रहा है। समझ है? तो ये न्यूज़ क्या है बेसिकली, एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में क्या क्या यूएनईपी ने बोला है, राइट। और की फाइंडिंग्स क्या क्या है, जैसे प्रोजेक्टेड वार्मिंग क्या है आपका 2.3 डिग्री टू 2.5 डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इवन आफ्टर अगर सारी कंट्री ने फुल्ली इंप्लीमेंट कर दिया अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यहाँ से आप पेरिस एग्रीमेंट याद कर लेना, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, COP21 में, COP21 इन 2015, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपके एनडीसीज बनाया गया था, और ये टारगेट सेट किया गया था कि जो अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 2 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। लेकिन ये हम किसी भी हालत में इस चीज़ को तो ब्रीच कर ही देंगे, क्योंकि आपके बहुत सारी कंट्री ने एनडीसी को अपडेट नहीं किया, और इवन सब अपडेट भी कर लेते हैं तो इतना तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये न्यूज़ का बेसिक मतलब जो बोलते हैं क्रक्स यही था। समझ आए? उसका देखो आगे, चाइना कमीशन इट्स मोस्ट एडवांस कैरियर। तो चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। इसका नाम क्या है ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, फुजियान, ठीक है। तो न्यूज़ में भी रहता है तो पूछ लेंगे फुजियान क्या है आपका, तो ये आपका चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर। समझ है? अब इसमें बहुत सारे एडवांस सिस्टम आपके लगे हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ईमाल्स लगा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जो कि अभी तक सिर्फ अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस गेराल्ड आरफोर्ड इसमें लगा हुआ था। तो जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वही इन्होंने चाइनीज ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इंटीग्रेट किया है। समझ आए? तो टेक्नोलॉजी का ही नाम पूछ लेते बहुत बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। यहाँ से मतलब बहुत ईजिली, बहुत कम आपके ट्रैक से, अगर ट्रैक का डिस्टेंस अगर कम भी है वहाँ से भी फ्लाइट इजिली टेक ऑफ कर जाती है। समझ आए? तो फुजियान हैज़ बीन कमीशन आफ्टर द मिलिट्री सेट कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट J-15T, J-35 and Kong Jing 600 have such successfully catapult assisted takeoff and arrested landing training on its flat deck। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटल्स फंक्शन क्या करता है आपका ईमाल्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक पावर यूज करता है टू लॉन्च एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ कैरियर्स डेक। अनलाइक ट्रेडिशनल स्टीम कैटपल्ट्स, ईमाल्स प्रोवाइड स्मूथर एक्सेलरेशन इनेबलिंग द लॉन्च ऑफ हेवियर एंड एडवांस एयरक्राफ्ट। तो यहाँ से आप फिर हेवियर और एडवांस एयरक्राफ्ट को भी इजिली लॉन्च कर सकते हो। समझ आए? फिर देखो आगे, गूगल प्रोजेक्ट सन कैचर एम्स टू स्केल AI डेटा सेंटर इन स्पेस। तो अब गूगल क्या है, स्पेस में भी डेटा सेंटर खोलने जा रहा है। समझ आ रहा है? तो मतलब जो गूगल का प्रोजेक्ट है सन कैचर, नाम याद रखना, सन कैचर किसका प्रोग्राम है, गूगल का प्रोग्राम है। क्या है इसका एम, टू स्केल AI डेटा सेंटर इन स्पेस। अच्छा, अब यहाँ से न्यूज़ आप समझो, डेटा सेंटर का काम क्या होता है। जैसे आप जो भी नेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप हैवी कंप्यूटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे अभी सोचते होगे कि मान के चलो बहुत चीज़ें स्टोर कर रहे हो, आप ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, वीडियोस भेज रहे हो, क्लाउड में चीज़ें चल रही हैं, ये सब कहाँ जाके स्टोर होता है, तो ये सब के लिए डेटा सेंटर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर। अभी फिलहाल में ये रिपोर्ट आया था, तो यूएसए आपका सबसे बड़ा डेटा सेंटर कंसिस्ट करता है, मतलब यूएसए में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं। समझ आया? इसलिए तो यूएसए रूल कर रहा है दुनिया पे। तो जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा डेटा सेंटर होगा, समझ जाओ वो आपके टेक्नोलॉजी रेस में सबसे आगे रहेगा। ठीक, तो यूएसए अभी सबसे आगे इसीलिए क्योंकि एक तो यूएसए में सारे टेक जाइंट्स भी हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका ओपन एआई हो गया, ये सारे टेक जाइंट्स जो है आपके यूएसए बेस्ड है, सारे के डेटा सेंटर आपके यूएसए में है। लेकिन अब ट्रंप के कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, मतलब एडवर्स पॉलिसीज़ की वजह से, जो ये बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स है ना, ये देख रहे हैं कि इनका नुकसान होने वाला है ना, तो डेटा सेंटर सब मूव करके आपके या तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया,
अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि इंडिया में अभी आप माइक्रोसॉफ्ट ने और गूगल ने अनाउंसमेंट किया है लाइक अराउंड $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। किस लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? ताकि वो लोग डेटा सेंटर बना सके इंडिया में। तो इंडिया के लिए अच्छा होगा काफ़ी अगर इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली होता है तो, राइट। तो अब गूगल क्या बोल रहा है कि अब भाई लैंड पे तो ठीक है, अब हम स्पेस में भी अपना डेटा सेंटर बनाएंगे। तो ये तो और एक कदम आगे ही रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बस बेसिकली ये चीज़ समझ लेना कि डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट का नाम है सन कैचर, ये किसका प्रोग्राम है? आपका गूगल का प्रोग्राम है। किस लिए प्रोग्राम है? टू स्केल AI इन स्पेस। फिर देखो आगे, हाउ ब्रिक्स इज चैलेंजिंग स्विफ्ट। तो जो ब्रिक्स पे अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो ब्रिक्स पे क्या आपका, जैसे गूगल पे आप देख रहे हो है ना, पेटीएम देख रहे हो, वैसे उसी मॉडल पे ब्रिक्स पे है। ये आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है। तो जैसे अभी हम UPI के थ्रू डायरेक्ट मतलब बिना बैंक जाए ट्रांसफर कर देते हैं ना, जैसे कहीं भी पेमेंट करना है तो हम UPI का यूज़ करके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज़ करके पेमेंट कर देते हैं। वैसे ही अभी मान के चलो कुछ हमें एक्सपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना होता है कंट्रीज के साथ, तो हम किसका यूज़ करते हैं? मेजरली डॉलर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस डॉलर का यूसेज कम करने के लिए, USA का डोमिनेंस कम करने के लिए, और एक वर्ड में बोला जाए तो डी-डॉलराइजेशन के लिए, जो ये ब्रिक्स नेशन है ये चाहती हैं कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे डेवलप करें ताकि सारे अपनी खुद की करेंसी में ही ट्रेड कर सकें। जैसे इंडिया है तो इंडिया को डॉलर में ट्रेड ना करके इंडिया अपने रुपये में ही ट्रेड करे दूसरे कंट्री के साथ, है ना, जो भी ब्रिक्स नेशन है, राइट। तो ये अच्छा पर्पस है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो USA का डोमिनेंस है वो बहुत कम होगा और इंडिया भी एक आपके सुपर पावर की तरह उभर के आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रिक्स पे है ना, ये आपके UPI मॉडल पे ही है, UPI मॉडल पे ही इसको बनाने की बात की जा रही है। तो जनरली याद रखना, ब्रिक्स पे क्या आपका क्रॉसवे बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है। और ये आपके स्विफ्ट जैसा है, जैसे अभी स्विफ्ट जो काम करता है वही आपका काम करेगा, बस स्विफ्ट से थोड़ा सा ये और एडवांस रहेगा, समझ आए। सो ब्रिक्स पे इज अ प्रपोज्ड इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम डिजाइन टू इनेबल डायरेक्ट ट्रांजेक्शन अमंग ब्रिक्स नेशन लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे आप मेरे को एक्टिव रिकॉल करके बताओ जो लेटेस्ट नेशन है ब्रिक्स में कौन जुड़ा है, समझ आया। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मंथली मैगजीन में, राइट। तो वहाँ पे आप जाके अगर डेली फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर जो फॉलो कर रहे हो वो कमेंट में टाइप करके बता देना, और जो फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, वो आप कमेंट से पढ़ के मैं उनको हार्ट दे दूंगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सही आंसर है। तो इसके यहाँ पे की फीचर दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, और जैसे डोमेस्टिक सिस्टम अभी जो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इंडिया में UPI है, चाइना में CIPS है, रशिया में SPFS है, ब्राज़ील में आपका पिक्स है, ठीक है। तो इसी मॉडल पे आपके क्या बनाया जाएगा? ब्रिक्स पे बनाया जाएगा। फिर देखो आगे, पंचमार्क गोल्ड कॉइन डेटिंग बैक टू विजयनगर एरा अनअर्थ इन त्रिवुनामलाई। तो विजयनगर एरा के टाइम का जो गोल्ड कॉइन है, पंचमार्क गोल्ड कॉइन, इसको अनअर्थ किया गया, मतलब ये जमीन से निकाले गए हैं। ये इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है विजयनगर एम्पायर आपके 15th सेंचुरी के टाइम पे, 14 to 15 सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ था? फ्लरिश हुआ था। इसमें से जो सबसे फेमस रूलर थे कौन थे? आपके कृष्णदेवराय, ठीक है। जो तेनाली रामा आप सीरियल देखते हो, तो तेनाली रामा उनके क्या थे? अष्टदिग्गज में से थे एक, राइट। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है विजयनगर एरा गोल्ड कॉइन्स के बारे में, जैसे कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, डिटेल्स दे रखा है, कॉइन का फीचर दे रखा है। अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विजयनगर एम्पायर को आपको ध्यान से देख लेना है। अच्छा, विजयनगर एम्पायर में आपके बहुत सारे डायनेस्टी थी, जैसे संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और अराईवुडा डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हरिहरा एंड बुक्का। सुलुवा डायनेस्टी का ये सबसे छोटा था ट्रांजिशन, ठीक है। तुलुवा डायनेस्टी के जो आपका पीक आया था किस पे आया था? कृष्णदेवराय पे आया था, और अराईवाडू आपका लास्ट फेज था, और यहाँ से आपके विजयनगर एम्पायर का ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगा। और इसका जो कंटेम्प्रेरी जो था आपका जो आपका डायनेस्टी कौन सा एग्जिस्ट करता था? तो बहामास थे आपके, क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे विजयनगर के, समझ आए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्ट एंड कल्चर में हम विजयनगर एम्पायर को ग्रेट डिटेल्स में देखते हैं, जैसे आपके जो विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, हम्पी हो गया, ये सब आपके फेमस आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। हम्पी को तो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड भी किया गया है, समझ आए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। बाकी आप यहाँ पे चीज़ें रिलेट करना चाहो तो ये रिलेट कर सकते हो कि इंडिया में जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो इंट्रोड्यूस किए थे आपके इंडो ग्रीक्स, ठीक है, जो ग्रीक्स थे। और आपके मास लेवल पे जो गोल्डन कॉइन का यूज़ किसने शुरू किया था? ये रूलर था आपका कुशाना डायनेस्टी का कनिष्का, ठीक है। तो कनिष्का ने मास लेवल पे गोल्ड कॉइन का यूसेज शुरू कर दिया था। तो ये सब कुछ चीज़ें आप रिलेट कर सकते थे यहाँ से। फिर देखो आगे, COP30 begins today in Brazil. Limited outcome so far, focus on implementation. तो जो 38th एडिशन हुआ था COP का, राइट, ये आपका कहाँ पे हुआ था? बेलेम, ब्राज़ील में हुआ था। अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है
ये आपके लिए मैं एक आप बोलोगे तो सेपरेट वीडियो ला दूंगा कॉप 30 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली। और मोटा मोटी ना जो हर साल ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बस कुछ कुछ नए नए इनिशिएटिव लॉन्च होते हैं। लेकिन आपको पता ही है ये जो जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनिशिएटिव है ये सिर्फ होते हैं, इंप्लीमेंट तो नहीं होते हैं। जैसे इसमें अभी कुछ कुछ नया एड ऑन हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल $100 बिलियन को बढ़ा के आपके फंडिंग बोला गया है। जो आपके डेवलप कंट्री है वो $3 बिलियन आपके लॉस एंड डैमेज फंड और जो भी आपके मिटिगेशन फंड है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो $100 बिलियन तो इनसे किया नहीं गया, अब $300 बिलियन कैसे करेंगे। वैसे आपका ग्लोबल स्टॉक टेक का बात हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ आउटकम थे कॉप 30 का। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा, समझ आए। तो यहाँ पे बस आप इतना ध्यान रखना, वेन्यू ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। बाकी कॉप 32 आपके कहाँ पे होने वाला है, इथियोपिया में होने वाला है। और कॉप 31 का भी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और टर्की रेस में है, समझ आए। सो यहाँ पे बहुत डिटेल में दे रखा है, इतना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। इंडिया का क्या स्टांस है ये भी आप, जैसे आपको मैंने बता दिया कि इंडिया क्या है कि कहीं ना कहीं ब्रिज का काम कर रहा है ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच में, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की तरह इंडिया इमर्ज हुआ है। मतलब इंडिया एक तो अपना जो एनडीसी टारगेट है उसको भी अपडेट किया है, राइट। हम अपने टारगेट को मीट करने के लिए पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमने अपना पंचामृत गोल दिया था ड्यूरिंग कॉप 26 ग्लासगो में जो हुआ था, ठीक है। इस दौरान जब हमने अपना पंचामृत गोल सुनाया था तो उसको भी हम बहुत अच्छे से मतलब ट्रैक पे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको फुलफिल करने के लिए। हालांकि बहुत ईजी नहीं है इंडिया के लिए भी, लेकिन यह है कि इंडिया प्रयास पूरी तरीके से कर रहा है। और जो डेवलपिंग नेशन है, जो आपके गरीब नेशन है, पिछड़े नेशन है, उनके लिए क्या है, इंडिया हमेशा स्ट्रांग वॉइस की तरह उभर के आता है। फिर देखो आगे, ये सब कॉप 30 का डिटेल दे रखा है। कहाँ हुआ था, बेलेम ब्राज़ील में हुआ था। इसका मेन गोल क्या था, वही इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉप, ट्रांसलेटिंग क्लाइमेट प्लेजेस इनटू टैंजिबल मेजरेबल रिजल्ट। इसका की एजेंडा क्या था, जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक हो गया, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल हो गया, है ना। जैसे मैंने बोला $100 बिलियन जो पहले था उसको बढ़ा के बोले $300 बिलियन होगा, पर ईयर में डालना होगा इतना, विथ अ लॉन्ग टर्म रोड मैप टू मोबिलाइज 1.3 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। तो यार इतना तो हो नहीं पाया अभी, इतना ये कैसे करेंगे। उसका देखो ग्लोबल गोल एंड एडेप्टेशन, बाकू टू बेलेम क्लाइमेट फाइनेंशियल रोड मैप, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी। जैसे अमेजॉन, आपको पता है कि ब्राज़ील में आपके अमेजॉन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो अब फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए भी एक फंड बनाएगा। तो अब ब्राजील लेड ब्लेडेंड फाइनेंस इनिशिएटिव दैट रिवॉर्ड्स कंट्रीज प्रोटेक्टिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, प्रोमोटिंग कंजर्वेशन थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग। तो जो कंट्री आपकी अच्छा परफॉर्म करेगी इन द कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो उनको ये फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कहने की ब्राजील लेड इनिशिएटिव है, समझ आए। तो इस टाइप के जो आपके इनिशिएटिव लॉन्च किए गए ड्यूरिंग दी कॉप 30। तो ये जो मेजर चीज़ थी वैसे भी यहाँ पे गिवन है, लेकिन अगर आप चाहोगे कि सेपरेट वीडियो बनाने का तो आप कमेंट में टाइप करके बता देना, फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा। फिर देखो आगे, आदित्य L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शन फ्रॉम द सन। तो आदित्य L1 आपको मिशन पता है 2023 में लॉन्च हुआ था, इंडिया का सोलर मिशन था ये, ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ सन्स कोरोना सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, ये सब स्टडी करने के लिए, सन के सरफेस को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। तो ये L1 का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में आपके लाग्रांजेस पॉइंट होते हैं। लाग्रांजेस पॉइंट क्या होते हैं, जो कि आपके ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का, और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो दोनों यहाँ पे बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे सेटेलाइट जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लाग्रांजेस पॉइंट टोटल आपके 5 हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो इनका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो जैसे ये आपका सन है, ये अर्थ है, तो इसके बीच में L1 है, यहाँ पे L2 है, ठीक है, यहाँ पे आपके L3 है, यहाँ ऊपर आपके L4 है 60 डिग्री पे, यहाँ पे L5 है, समझ है। तो L1 सबसे पास है। तो L1 का जो डिस्टेंस आपका लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर। वैसे L2 का जो अर्थ से डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से भी जो L1 है सन से भी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर के है डिस्टेंस पे। L3 जो है आपके, ये आपके कितने पे है, तो L3 L4 आपके कितने पे है, 30 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और L3 जो है वो आपका 150 मिलियन किलोमीटर। तो एक बार डिस्टेंस से पूछा था आपके CPF में क्वेश्चन, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। आदित्य L1 मिशन के बारे में बता दिया। और इसको किस चीज़ से लॉन्च किया गया था, PSLV C57 से। तो यहाँ पे आप PSLV GSLV सब रिकॉल कर लोगे, लियो मियो जियो सब रिकॉल कर लोगे, लियो मियो जियो। फिर यहाँ पे आप सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में भी देख लोगे, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, समझ है। बाकी ये सब कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और ये सब मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत पहले बता रखा है, आपके रिसेंट वीक के वाले जो आपके करंट अफेयर है ना उसी में बता रखा है, ठीक है। तो वो जाके एक बार आप देख लोगे तो आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। फिर देखो आगे, आदित्य L1 मिशन के बारे में हमने यहाँ अलग से भी दे दिया है। तो ये आपको
PDF इस लेक्चर के बाद शेयर कर दिया जाएगा आपके अचीव CFP टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको ये जो स्लाइड्स है ये अवेलेबल हो जाएंगी। तो वहाँ पे हमने अलग से आपसे कटिंग आपको देना शुरू कर दिया है, ताकि आपको रिवीजन के लिए आसानी हो, है ना, आपको गूगल सर्च ना करना पड़े, यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पे सारे डिटेल दे रखा है आदित्य L1 मिशन के बारे में, और जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी जो भी मैं आपको एक्टिव रिकॉल करने बोलता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक होता है, जो ऑलरेडी आप पूरा साल भर पढ़ते हो, समझ आए। तो इसलिए कमेंट ये मत किया करो कि सर आप बता दिया करो, इतने में तो आप बता दोगे। यार बता दूंगा मैं, लेकिन ये वीडियो का पर्पस सिर्फ ऐसा नहीं है कि बताते जाऊँ मैं आपको, फिर आप ना एक पैसिव लिसनर की तरह सुनते रहोगे। आपको यहाँ पे एक्टिव लिसनर बनना है, मतलब आपको देखना भी है वीडियो, उसी में सोचना भी है और चीज़ों को रिकॉल भी करना है, समझ आए। फिर देखो आगे, एक्साइज मालाबार 2025 एट गुआम। तो जो एक्साइज मालाबार है उसको कहाँ कंडक्ट कराया गया, आपके गुआम में कंडक्ट कराया गया। इसमें INS शायदरी ने पार्ट किया, ठीक है। और आपके INS शायदरी किस प्रोजेक्ट की शिप है, प्रोजेक्ट 17 की शिप है, प्रोजेक्ट 17। तो अदर इसमें 3 शिप बननी थी, INS शायदरी एक है, दूसरा INS शिवालिक और एक सतपुरा। तीनों SS से नाम है और तीनों माउंटेन्स के नाम है, सतपुरा, शिवालिक एंड शायदरी, समझ है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट 17 रिलेट कर लिया आपने। कहाँ पे हुआ ये, आपके नॉर्दर्न पैसिफिक में हुआ, क्योंकि गुआम आपके नॉर्दर्न पैसिफिक में लोकेटेड है। और ये आपका एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें एक कंट्री पार्ट नहीं लेती है, बहुत सारी कंट्री पार्ट लेती हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एक्सरसाइज मालाबार 2025, समझ है। तो ये वेन्यू पूछ लेंगे आपसे, और INS शायदरी के बारे में ये पूछ लेंगे कि कौन सी आपके इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी INS शायदरी के बारे में यह दे रखा है कि ये आपकी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेड है, जो कि इंडिजिनसली डिजाइन और कंस्ट्रक्ट की गई है अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो एज यूजुअल सारे जो आपके एक्सरसाइज होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव कॉमन ही होते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, इंडिया श्रीलंका जॉइंट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2025 कमेंस टुडे। तो मित्रा शक्ति हम किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं। कहाँ पे हुआ है ये, बेलागावी कर्नाटका में हुआ है। तो वेन्यू जरूर याद कर लेना, किसके किसके बीच में होता है ये जरूर याद कर लेना, और इसका जो थीम है वो भी याद कर लेना। और मान के चलो कोई स्पेशल एयरक्राफ्ट या किसी स्पेशल जो आपके नेवी के शिप ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उसका ही नाम आपको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ आए। तो मित्रा शक्ति से यहाँ पे उसके बाद आप क्या क्या याद कर सकते हो, गरुड़ा शक्ति रिलेट कर सकते हो। गरुड़ा शक्ति हम किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ करते हैं। फिर गरुड़ा एक्सरसाइज होता है, गरुड़ा एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं। शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करते हैं, और एक साथ आएगा गरुड़ा शक्ति, तो ये इंडोनेशिया के साथ करते हैं। मित्रा शक्ति हो गया। वैसे ही एक मैत्री एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो मैत्री एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, थाईलैंड के साथ करते हैं। उसके बाद आप बोंगो सागर एक्सरसाइज, ठीक है, ये आप कमेंट में टाइप करके बताना, बोंगो सागर। फिर सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, ये भी आप कमेंट में टाइप करके बताओगे मुझे, सूर्य किरण। ऐसे करके बहुत सारे एक्सरसाइज आप साथ में रिलेट कर सकते हो। USA के साथ होने वाली एक्सरसाइज, उसके बाद UK के साथ होने वाली एक्सरसाइज, अजय वॉरियर, ठीक है, जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज, ये सब आपको ना एकदम टिप पे होनी चाहिए। फिर देखो, INS सावित्री अराइव्स इन मोजाम्बिक फोस्टरिंग स्ट्रॉन्गर बायलैटरल मैरीटाइम टाइज। तो जो INS सावित्री है ये आपके मोजाम्बिक पहुंची है। मोजाम्बिक आपका एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, और ये इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कोस्टल बॉर्डर। फोस्टरिंग स्ट्रॉन्गर बायलैटरल मैरीटाइम टाइज। तो INS सावित्री आपकी क्या है, काइंड ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, राइट। इसको पोर्ट बेरा में भेजा गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, पोर्ट बेरा आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, तो पोर्ट से आपको पता है क्वेश्चन आता है, तो ये आप स्टार मार्क कर लेना। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको बता देता हूँ। तो इसको डिप्लॉय किया कहाँ किया गया, आपके इंडियन ओशियनिक रीजन में। किस लिए डिप्लॉय किया गया, ताकि जो पेट्रोलिंग हो सके, है ना, जो भी आपके पायरेसी होती है या फिर जो भी आपके रिबल्स होते हैं, अटैक करते हैं, तो इन सब चीज़ों को पेट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए आपके भेजा गया है। बेसिकली ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहाँ पे आपके भेजा गया है, मोजाम्बिक पोर्ट बेरा पे भेजा गया। नाम क्या है इसका, INS सावित्री, समझ आए। फिर देखो आगे, इंडिया इंक्रीजेस इट्स टैली ऑफ रामसर साइट्स टू 94 विद बिहार एडिंग 1 मोर वेटलैंड इन द ग्लोबल लिस्ट। तो आपको पता है कि जो लेटेस्ट रामसर साइट इंक्लूड हुआ कहाँ पे है, गोगाबिल, जो कि कहाँ पे है, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, गोगाबिल, समझ आए। इससे पहले बिहार में कौन से साइट्स आपके ऐड हुए थे, नागी नक्टी 2024 में, नागी नक्टी, ये दोनों जमुई में है, आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये 2024 में रामसर साइट्स में ऐड हुए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लेटेस्ट गोगाबिल लेक, और क्योंकि बिहार में आपके इलेक्शन भी था, तो इसलिए बहुत सारे रामसर साइट्स बिहार से आपके ऐड हुए हैं। बिहार से हो गए, उसका राजस्थान से हो गए। राजस्थान में आपके 2 लेटेस्ट 2025 में रामसर साइट ऐड हुए हैं। वैसे यहाँ पे आपको ये झारखंड याद कर लेना है। झारखंड का सबसे पहला रामसर साइट डिक्लेयर हुआ कौन सा, उधवा लेक, ठीक है। वैसे सिक्किम का याद कर लेना आपको, कियोलो चप्पर्री, ठीक है, नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन मतलब सिमिलर साउंडिंग है। तो उधवा लेक झारखंड का, और सिक्किम का क्योला चप्परी, राइट।
सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बार बार मैं हर एक आपके जो एनालिसिस वीडियो होता है न्यूज़पेपर का, उसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो टोटल 94, मैक्सिमम कहाँ पे आपके तमिलनाडु में, ठीक है। बाकी यहाँ पे दे रखा है गोगा बिल के बारे में, तो ये इतनी डिटेल पढ़ने की नीड नहीं है, बस एक बेसिक एक बार रीडिंग ले सकते हो आप, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे। उसका देखो आगे 11 to 17 नवंबर, तो हमने 5 to 10 नवंबर खत्म कर लिया, अब 11 to 17 नवंबर का न्यूज़ खत्म कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला न्यूज़ क्या आपका, SC रिजर्व वर्डिक्ट ऑन यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स। अब यहाँ पे अरावली हिल्स की बात की जा रही है, तो SC ने जो आपके डिसीजन लिया है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जो रिलेट करना न्यूज़ वो किस चीज़ से करना है कि अरावली हिल्स के बारे में। जैसे अरावली हिल्स आपके कहाँ पे लोकेटेड है, इसका एक्सटेंट कहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है, और जो भी इसकी बेसिक फीचर है, तो मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो अरावली रेंज का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, आपके साउथ वेस्टर्न से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, समझ आए। तो इट रन्स रफली 670 किलोमीटर फ्रॉम नियर दिल्ली ट्रफ, साउदर्न हरियाणा, राजस्थान एंड एंड्स इन गुजरात। तो गुजरात में जाके ये एंड हो जाता है। अच्छा, अरावली के जो ईस्टर्न साइड में सेमी एरिड रीजन लाई करता है, सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोटा देखने को मिल जाएगा, जयपुर देखने को मिल जाएगा, उदयपुर देखने को मिल जाएगा। ये सारी जो सिटीज़ है ये आपके ईस्टर्न साइड में देखने को मिल जाती है। और वेस्टर्न साइड में क्योंकि आपका मरुस्थली रीजन है, ठीक है, ड्राई कंडीशन है, एरिड रीजन है एकदम, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये सब आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ना जो अरावली है इसके एकदम पास में एक सेमी एरिड वेजिटेशन होता है, उसको रोही बोलते हैं हम, रोही लोकली, राइट। उसके बाद देखो और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा, हाँ, अरावली का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या आपका, गुरु शिखर है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गुरु शिखर इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। अच्छा, अरावली से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन और कुछ डिटेल से वो भी देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेटिंग हेयर इंक्लूड द बानस एंड साहिबी विच जॉइन एट यमुना सिस्टम एंड द लूनी विच मूव टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। तो जो लूनी रिवर है वो आपके राजस्थान में फ्लो होती है, ये आपकी एफिमेरल रिवर होती है, मतलब सीजनल होती है ना। ये आपके पूरा अरेबियन सी में जाके ड्रेन नहीं करती है, उसमें ड्रेन करने से पहले ये क्या होती है, पूरी तरीके से डाई हो जाती है, समझ आए। उसके बाद यहाँ पे जितने लेक्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ग्रेट सोर्स ऑफ सॉल्ट होते हैं, मतलब काइंड ऑफ ब्रैकिश नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है ना, तो जो सैलिनाइजेशन ऑफ लेक्स बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद यहाँ पे लैंडफॉर्म्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको एओलियन काइंड ऑफ लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, एओलियन लैंडफॉर्म जो कि विंड से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपके बारचांस हो गए, द्रियांस हो गया, जारदांग्स हो गए, ठीक है, पलायास हो गया, ये सारे क्या है आपके एओलियन काइंड ऑफ लैंडफॉर्म है, समझ है। तो ये सब आपको यहाँ से इतनी सारी चीज़ें रिलेट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल तो बहुत सारी दे रखी है, लेकिन जो मैंने मेन था वो आपको यहाँ पे बता दिया। उसका आपको पता है लेटेस्ट आपके जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो भी अरावली में लॉन्च किया गया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा, ठीक है। तो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या था बेसिकली आपका, कि जो अरावली साइड से, जो राजस्थान साइड से जो आपकी डिजर्ट वाली विंड आती है ना, राइट, उसको रोकने के लिए आपके एक ग्रीन वॉल बनाया जाएगा। ग्रीन वॉल में बेसिकली जो आपका एफॉरेस्टेशन किया जाएगा अरावली के अलॉन्ग, तो ये क्या करेंगे, इस विंड को क्या करेंगे, रोक देंगे। और कहीं ना कहीं जो अरावली है ना, ये आपके प्रोटेक्ट भी करता है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट को, ये रोकता है ना, प्रोहिबिट करता है अरावली रेंज। तो ये चीज़ आपको, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, इंडिया बोत्सवाना अनाउंस चीता ट्रांसलोकेशन पैक्ट। तो अब इंडिया कहाँ से चीता लाने वाला है, बोत्सवाना से लाना है। सबसे पहले कहाँ से लाया था, नामीबिया से लाया था। किस नेशनल पार्क में लाया था, कूनो नेशनल पार्क में लाया था, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाया। अब बोत्सवाना से भी चीतास को ट्रांसलोकेट करने की जो पैक्ट है वो साइन हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब हम बोत्सवाना से चीता लेके आएंगे, समझ है। तो बोत्सवाना आपके कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है बोत्सवाना। तो मैप में आप देख लेना, राइट। अब यहाँ से आप चीज़ें रिलेट कर सकते हो, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर रिलेट कर सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर को कौन रेगुलेट करता है, कौन चलाता है, वो है आपका NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं आपके, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे NTCA का जो रोल होता है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने में भी होता है। उसका NTCA वाज क्रिएटेड इन 2005, ये भी चीज़ ध्यान रखना। जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब अमेंडमेंट हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, जब 2005 में अमेंडमेंट हुआ था तो NTCA का गठन हुआ था, समझ है। उसके बाद देखो, अच्छा यहाँ पे और भी चीज़ें रिलेट कर सकते हो जो टाइगर रिजर्व है। जैसे इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है श्री साइलेंट नागार्जुन, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है बोर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे साथ के साथ रिलेट कर सकते हो। फिर देखो आगे,
रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 0.25%। तो आप इन्फ्लेशन चैप्टर ये कहाँ का है, इकोनॉमी का है, और इन्फ्लेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये आपके लगभग हर एग्जाम में दिखी जाता है यहाँ से। तो आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत टाइप के होते हैं, वैसे तो आप आए दिन नए नए टर्म के नए नए टाइप के इन्फ्लेशन सुनते हो, लेकिन जो मेजर दो टाइप के होते हो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल तो फिर भी आपके ठीक होता है, क्यों, क्योंकि आपकी जब डिमांड बढ़ती है ना चीज़ों की, तब आपके इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन होता है ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। कॉस्ट पुश कब होता है, जब आपके सप्लाई में कोई डिसरप्शन आ जाता है। मान कर चलो आपका डिसरप्शन इन मानसून हुआ, तो इसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुई, तो मार्केट में उस चीज़ की कमी हो गई, उस प्रोडक्ट्स की कमी हो गई, तो उसके इसीलिए उसका दाम बढ़ गया। या बहुत बार क्या होता है कि आपके सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन हो जाता है, ठीक है, तब उसके बाद उसके वजह से दाम बढ़ जाता है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आपके क्लाइमेट वगैरह सोल फैक्टर नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल वगैरह सब, लेकिन वो डिस्कशन अभी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। मैं आपको बस एक बेसिक बता रहा था। तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो जो इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है वो किस बेसिस पे होता है, जो सीपीआई का आपका कंबाइंड इंडेक्स होता है उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो जो आरबीआई कंसीडर करती है इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, वो सीपीआई कंबाइंड को कंसिडर करती है। इसके अलावा आपके डब्ल्यूपीआई भी होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका सीपीआई में भी आपके बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, रूरल, अर्बन, उसको हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब समझ आया, यहाँ पे बेसिकली सीपीआई वाला इन्फ्लेशन का बात किया जा रहा है और इसी के बेसिस पे आरबीआई क्या करती है, आपकी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है। तो इस न्यूज़ में यही दे रखा है कि जो आपका रिटेल इन्फ्लेशन है ये आपका सबसे लो रहा है 0.25% इन सिंस जनवरी 2012, समझ है। उसका देखो यहाँ पे कुछ डिटेल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है आपका, एवरेज चेंज इन प्राइस पेड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड। तो जो आपका प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, मान के चलो ये बास्केट ले लिया जाता है, इसमें वो सारे गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि कंज्यूमर डेली बेसिस पे यूज करते हैं ना, जो डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदते हैं कंजम्पशन पर्पज के लिए। तो उन सारे गुड्स को इस बास्केट में रख दिया जाता है, उसको किसी वेट से एसोसिएट कर दिया जाता है, मतलब उसको एक वेट दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है जो भी आपका इन्फ्लेशन है या फ्लक्चुएशन है इन चेंज इन प्राइस। So in other words, the consumer price index measures change over time in the general level of prices of goods and services that household acquire for the purpose of consumption। समझ आया। फिर सीपीआई में आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक रूरल, अर्बन और कंबाइंड। रूरल में भी आपके 3 टाइप के होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। अब इनका बेस ईयर जो है वो ध्यान रखना, जैसे जो एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का जो बेस ईयर है 1986 है, इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है 2016 है, ठीक है। और जो आपका सीपीआई कंबाइंड है उसका जो बेस ईयर है 2012 है। बाकी डब्ल्यूपीआई का क्या है 2011-12। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स है। अच्छा, उसके बाद जो आपका सीपीआई रूरल है वो कौन लॉन्च करता है, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। और जो सीपीआई कंबाइंड है ये कौन लॉन्च करता है, आपके मिनिस्टर एनएसओ है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और जो डब्ल्यूपीआई है वो कौन रिलीज करता है, आपके इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल थे जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वेटेज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये भी आप पढ़ते होगे। तो सबसे ज़्यादा किसका है, फूड एंड बेवरेजेस 45.9, समझ है। फिर देखो यहाँ कैलकुलेशन मेथड वगैरह दे रखा है, यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, 2 टर्म और है साथ के साथ रिलेट कर लो। एक आता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक आता है आपका कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में अगर हम फ्यूल और फूड को माइनस कर देंगे तो आपका वो क्या बन जाता है, कोर इन्फ्लेशन बन जाता है, समझ है। तो हेडलाइन ये इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन से भी आपके सवाल पूछा जा चुका है सीडीएस वगैरह में। फिर देखो नेक्स्ट न्यूज़, इथियोपिया टू होस्ट कॉप 32 इन 2027। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कॉप 32 कहाँ पे होने वाला है, इथियोपिया में होने वाला है। कॉप 31 का भी डिसाइडेड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट रेस में आ गए हैं। तो दोनों में से किसी भी कंट्री में आपके हो सकता है, ठीक है। बस न्यूज़ इतना ही था, बाकी कॉप के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉप का फॉर्मेशन आपका कब हुआ था, यूएनएफसीसी का फॉर्मेशन, UNFCCC इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 रियो अर्थ समिट के दौरान, समझ आए। बाकी सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, तो UNCBD, UNCCD ये सब आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉल कर लेना है। फिर देखो अबाउट इथियोपिया दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कैपिटल देख लो, एडिस अबाबा, ठीक है। हाँ, इथियोपिया से एक चीज़ ये याद कर सकते हो कि इथियोपिया से आपकी कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, ब्लू नाइल। फिर वाइट नाइल आपके कहाँ से, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, और ये बेसिकली लेक ताना से ओरिजिनेट होता है, लेक ताना, ब्लू नाइल। और फिर वाइट नाइल और ब्लू नाइल जाके खारतौम में मिल जाते हैं सूडान में, और वहाँ से फिर आपके नाइल रिवर बन के फाइनली जाके मेडिटेरेनियन में ड्रेन कर जाते हैं, समझ आए। तो ये सब कुछ ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो आगे, INA नॉट फाउंडेड बाय सुभाष बोस, ही टुक अप द रेंस ओनली लेटर, क्लेम्स न्यू बुक। अब इस टाइप की न्यूज़ है ना, आप
चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। जैसे अब मान चलो कोई नया बुक आया, उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ऐसे ये जनरल आप बुक, आप मान के चलो क्यूरियस है वो बुक रीडिंग के लिए, तो आप ये जाके बुक पढ़ सकते हो। अदरवाइज इस टाइप की न्यूज़ आपको स्किप करना चाहिए। बाकी ये हम देख लेते हैं न्यूज़ में है तो कि क्या बोल रही है बुक। ये बुक का कहना है कि जो आपका आईएनए का फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी जो था, वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं फाउंड किया था। इसको बेसिकली आपके जापानीज आर्मी ने और जो आपके इंडियन वॉर प्रिजनर थे उन्होंने मिलकर ये फाउंड किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिर्फ इसको एक्सपैंड किया था। तो हो सकता है मे बी ये चीज़ सही भी हो, लेकिन अभी हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बुक, कैप्टन मोहन सिंह ऑफ द 14th पंजाब रेजिमेंट इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी बिकेम द फर्स्ट कमांडर ऑफ आईएनए। तो ये तो वैसे भी हम फैक्ट पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, समझ आए। उसका देखो आगे, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। अब इस टाइप की न्यूज़ को मैं बोलूंगा अवॉइड करो। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में बहुत लोगों को अवार्ड मिल रहा है, तो कितने लोगों का नाम आप याद कर लोगे, इसलिए हमने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। जो मेन पुरस्कार होते हैं जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला या साइंस अवार्ड हमने देखा था, ठीक है, इस टाइप का अवार्ड आप याद कर सकते हो। अदरवाइज इस टाइप के जो बाल पुरस्कार अवार्ड जो कि बहुत लोगों को मिलता है, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो आगे, ईरान सीजेस टैंकर इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस ऑफिशियल सेज एज टेंशन रिमेन हाई। तो अब यहाँ पे जो ईरान ने क्या किया है, जो टैंकर थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको सीज कर लिया है। तो अब न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है आपके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है आपका, स्ट्रेट क्या होता है बेसिकली, जो आपके टू लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है, एक नैरो चैनल जो टू लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको किसको किसको कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ हो गया और इधर गल्फ ऑफ ओमान हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये आपका स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ से जितने भी जो गल्फ नेशन है ना, यहाँ पे सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, जो आपके ऑयल रिच प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, ये सब यहीं से ट्रेड करते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी टेंशन होता है तो आपके ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, समझ आए। और आपको पता ही है कि ईरान में मतलब पिछले कुछ महीनों में आपके यूएसए ने बहुत अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, तो वहाँ पे बहुत टेंशन चल रहा था। तो ईरान ने भी काउंटर अटैक में आपके जितने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी टैंकर्स वगैरह आ रहे थे उसको सीज कर लिया। फिर इसको काउंटर करने के लिए वापस से यूएसए ने अपना ड्रोन वगैरह भेजा। तो कहीं ना कहीं जो ये वाला रीजन था ना, ये आपका बहुत टेंशन जोन मतलब बना रहा। उसके बाद देखो ये लोकेशन देख लेना, जो हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख सकते हो, गल्फ ऑफ ओमान देख सकते हो, पर्शियन गल्फ देख सकते हो। ये पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्री आपके सराउंड करती है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये मैपिंग वाला काम ना आप जरूर कर लिया करो। बाकी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिटेल में दे रखा है, उतनी नीड नहीं है, समझ है। फिर देखो आगे, डीआरडीओ डेवलप्स न्यू जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स फॉर माइन काउंटर मेजर्स मिशन। तो डीआरडीओ ने आपके क्या डेवलप किया है, मैन पोर्टेबल एयूवी। जैसे आप सुनते हो ना अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी, वैसे वाटर के लिए क्या बना है, एयूवी, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। तो ये किस लिए बनाया गया है, ताकि ये जो आपके अंडरलाइंग जो माइंस है ना, उनको डिटेक्ट कर पाए। वाटर के अंदर जो माइंस बिछाए जाते हैं बहुत बार, तो उनको ये डिटेक्ट कर पाए और उनको इंटरसेप्ट कर पाए। इसलिए क्या बनाया गया, आपके मैन पोर्टेबल एयूवी बनाया गया, किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा। और किसके हेल्प से, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। सो दिस सिस्टम कंप्रोमाइजेस multiple AUV equipped with side scan sonar and underwater cameras as primary payload for real-time detection and classification of mine-like objects. उसका देखो, What are the threats from GNS spoofing? अब देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि इस पे जो डिस्कशन जाएगी पूरी एक वीडियो ले सकती है, लेकिन मैं इधर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। लेकिन अभी आप देख रहे होगे कि आपके एविएशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा चैलेंज चल रही है। जैसे इंडिगो का क्राइसिस आप देख रहे हो, है ना। उसके बाद आप लास्ट मंथ में देखे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेट था एविएशन सेक्टर में। जैसे आपको GNS स्पूफिंग के बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझा देता हूँ GNS स्पूफिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपके पायलट्स है ना, अगर उनके सिस्टम को कोई टैंपर कर दिया है, जैसे पायलट्स को सिग्नल कहाँ से मिलता है, एटीसी द्वारा मिलता है। एटीसी उनको इन्फॉर्म करती है कि आपके रूट क्लियर है कि नहीं है, टेरेन आपका कैसा है आगे, ठीक है, वेदर कैसा है। अब मान चलो ये सारे डेटा को अगर कोई मैनिपुलेट कर दे, सिस्टम में एंटर करके इस डेटा को मैनिपुलेट कर दे, तो ये जो पायलट है ये तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब उसको दिखाया जाएगा कि अरे आगे वेदर बहुत खराब है, लेकिन आपका रियली में वैसा वेदर खराब होगा नहीं। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है पायलट का, उसको इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर पायलट का डिसीजन मेकिंग खराब हो गया तो पूरे जो पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ क्या हो जाती है, खतरे में आ जाती है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है। तो दिल्ली में ना मल्टीपल टाइम्स लगातार आपके कुछ महीनों में GNS स्पूफिंग का केस देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा आपका एक नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, और ये आपके अगले साल एग्जाम में ही पूछने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है।
तो जीएनएस स्पूफिंग को आपको डिटेल में पढ़ना है, मैंने आपको लेमन टर्म में बता दिया, बाकी यहाँ पे डिटेल में दे रखा है ना कि कैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है हेवली रिलाई करती है जीएनएसएस पे। जीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, आपके ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सिग्नल्स, राइट। ये आपके कहीं ना कहीं पायलट को जो है गाइड करती है कि आगे कैसे जाना है। सो इट प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग। व्हेन द सिग्नल्स आर टेम्पर्ड विथ, इट कैन अफेक्ट मेनी सिस्टम इंक्लूडिंग टेरेन एंड रनवे वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, सर्वेलांस एंड कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन पायलट्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे तो फिर कोई भी प्लेन को क्रैश करा सकता है, तो एकदम करा सकता है, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता है। जैसे मान के चलो जीएनएस स्पूफिंग होता है तो ऐसा नहीं कि पायलट एकदम से आपा खो देता है और प्लेन जाके क्रैश हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्लेन में बहुत सारे आपके ऑटोमेटिक सिस्टम लगे रहते हैं जो कि 30 मिनट तक ना फ्लाइट को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इवन आपके पायलट सो गया, उसका आंख लग गया, ठीक है, तो आपके फ्लाइट ना या इनिशियल के कुछ मिनट तक खुद को कंट्रोल कर सकती है। ये सब आपके लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल में बेसिक यही दे रखा है कि आपका कैसे नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट इमर्ज हुआ है अभी रिसेंट। तो हम इसको हमारे फ्रंट लीड कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल सर, ठीक है। इस चैलेंज को डील कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल सर। तो इससे रिगार्डिंग जो भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इस पे काम कर रही हैं, ठीक है। देखा जा रहा है कि कहाँ से ये सब स्पूफिंग किया जा रहा है। कुछ जैसे बहुत सारे आपके साइबर क्रिमिनल्स होंगे या फिर जो हमारे फॉरेन नेबर्स होंगे, उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि इंडिया का इमेज खराब करने के लिए अभी पाकिस्तान, चाइना किसी भी हद तक जा सकता है, और अब तो यूएसए भी मतलब काइंड ऑफ एनिमी जैसा ही बिहेव कर रहा है इंडिया के साथ। तो अभी ये बहुत है, मतलब इसमें ना बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चीज़ें एसोसिएटेड है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ इसको डिस्कशन करने जाऊँ ना तो ये पूरा वीडियो खिंच जाएगा, इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। बस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। तो आपके पूछ लेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जीपीएस स्पूफिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सॉल्यूशन क्या प्रपोज किया गया, तो ये आप एक बार रीड कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स मिल जाएगा लिखने के लिए। जैसे देख लो, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज मिलके ना, जैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलके एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच बनाया है, राइट। जैसे इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है, जैसे डेवलपिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेंथनिंग क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प करेगी इस चीज में। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कोई भी आपके ओपेकनेस नहीं रहेगी। एंड इन्फोर्सिंग नेशनल रेगुलेशन कंसर्निंग सेल, पोसेशन एंड यूज ऑफ जैमिंग डिवाइसेज। तो अच्छा, आप मान के चलो जो वीआईपी आपका मूवमेंट होता है थ्रू एयरवे, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इस चीज़ को कैसे डील करेंगे। तो उस टाइम आपको पता होनी चाहिए कि जब आपके प्लेन चलती है ना, प्राइम मिनिस्टर की जो एयरक्राफ्ट चलती है या किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की एयरक्राफ्ट चलती है, तो उसके साथ ना आपके जीएनएसएस जैमर लगाया जाता है, ताकि अगर कोई स्पूफिंग वाला सिग्नल आ भी रहा है तो उसको जैम कर दिया जाए, मतलब उसको रोक दिया जाए वहीं पे। तो इसलिए जो आपके वीआईपी मूवमेंट होता है वो तो आपके कहीं ना कहीं सेफ होता है, लेकिन जो कॉमन पैसेंजर है, जो नॉर्मल फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं, उनके जान को तो खतरा है ना। मान चलो एक बार को ठीक ऑटोमेटिक सिस्टम आपको बचा लेगा, लेकिन कब तक, अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो कंटिन्यूअसली अगर स्पूफिंग होगा तो कहीं ना कहीं पायलट भी तो अपना आपा खोल देगा ना, या मान के चलो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए आपको आए दिन क्रैश का भी जो बोलते हैं इंसिडेंट देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, स्पूफिंग डज नॉट यूजुअली पुट अ फ्लाइट इन डायरेक्ट डेंजर बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरी बैकअप सिस्टम लाइक द इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, उसको इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम बोलते हैं, जिसके बारे में बात कर रहा था, विच कैन कीप नेविगेशन स्टेबल फॉर सेवरल आवर्स इवन विदाउट जीपीएस, बट इट स्टिल अफेक्ट सेफ्टी बाय कंफ्यूजिंग पायलट, ट्रिगरिंग फॉल्स अलर्ट एंड इंक्रीजिंग कॉकपिट वर्कलोड, स्पेशली व्हेन देयर आर नो प्रायर नोटम वार्निंग्स। समझ है। फिर देखो आगे, एक्साइज गरुड़ा, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन 8th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्साइज। तो गरुड़ा हम किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं, और इसका वेन्यू बस देख लो, आपका काम हो जाएगा, मॉन्टे दे मार्सन फ्रांस, ठीक है, ये इसका वेन्यू है। एक्साइज किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं। बाकी इसमें कौन कौन सी आपके एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट की थी, तो C-17 ग्लोब मास्टर, ये भी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। इल्यूजन 78, ये आपके एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, जो कि आपके हवा में ही क्या कर देती है, रिफ्यूल कर देती है फाइटर एयरक्राफ्ट में, राइट। और सुखोई 30 MKI जैसी फाइटर एयरक्राफ्ट ने भी इस एक्साइज में पार्टिसिपेट किया। समझ आए। उसके बाद देखो आगे, रिसर्चर टू स्टडी रेयर डॉल्फिन फिशर किनशिप इन अस्टामोइडाई लेक। तो अब यहाँ पे लोकेशन देख लो, अस्टामुडी जो लेक है कहाँ पे, आपके केरला में है, और ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर वेमनाड लेक। बाकी केरला में आपको पता ही है बैक वाटर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोकली क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं। ये सब आप अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हो, ठीक है, एनसीईआरटी में ही आपके गिवन है, राइट।
तो इसमें यही दे रखा है इस न्यूज़ में कि जो रिसर्चर हैं वो आपके जो डॉल्फिन है और जो फिशर है इन दोनों के बीच की किनशिप को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप, बहुत यूनिक रिलेशनशिप देखा गया है। जो फिशर एक काइंड ऑफ एनिमल है और डॉल्फिन है, इन दोनों के बीच में एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप देखा गया है। तो इसको लेके जो रिसर्चर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि ड्यूरिंग द रिसर्च ये लोग कोई भी डॉल्फिन को कैप्चर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे स्टडी एम टू अनरेवल मैकेनिज्म ड्राइविंग यूनिक ऑपरेशन बिटवीन वाइल्ड डॉल्फिन्स एंड ट्रेडिशनल फिशर्स इन अष्टाईमुडी लेक, नो एनिमल विल बी कैप्चर्ड, हैंडल्ड और डिस्टर्ब्ड एज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च। समझ है। फिर देखो आगे, यहाँ पे अष्टाईमुडी लेक के बारे में दे रखा है। जैसे ये आपके सेकंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर वेमनाड। तो जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। और इसको रामसर साइट में 2002 में डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर देखो, इंडियन नेवी टू कमीशन माहे फर्स्ट ऑफ 8 ASW/SWC बीइंग। अब देखो ये रिपीटेड न्यूज़ आ गया, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीक में कवर कर रखा है। तो जो माहे है ये आपकी किस कैटेगरी की शिप है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। सेम क्लास की शिप आपकी कौन सी है? अर्नाला, सॉरी सेम टाइप की शिप, क्लास अलग है। तो अर्नाला क्लास शिप में आपके जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनके नेम से इंस्पायर्ड है। अर्नाला हो गया, एंद्रौथ हो गया। और इनको किसने डेवलप किया था? इनको डेवलप किया था आपके GRAC ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड एक आपकी शिप बिल्डिंग कंपनी है। लेकिन जो आपकी INS माही है ये भी सेम कैटेगरी की शिप है, ASW/SWC, लेकिन इसको डेवलप कौन कर रही है? आपके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो डेवलप कर रही है माही क्लास, इसकी ये पहली शिप है, फर्स्ट ऑफ 8 ASW/SWC बीइंग बिल्ड बाय CSL कोची। तो ये न्यूज़ ऑलरेडी हमने पहले भी कवर कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी तो जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके लिए रिवीजन भी हो गया। फिर देखो आगे, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम मार्किंग 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा इन डेडियापाड़ा गुजरात। तो पता है इस बार आपके भगवान बिरसा मुंडा का 150वां सालगिरह था, ठीक है, उनकी जन्म जयंती थी। तो भगवान बिरसा मुंडा का आपको पता ही है, मतलब भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है झारखंड स्टेट में। तो इन्होंने आपके मुंडा रिबेलियन के मेन नायक थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोहा लिया था और जो भी आपके सोशल एविल्स थे उनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसलिए वहाँ के लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं। इसलिए इनको आपके धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ अर्थ, धरती आबा। और इसी से इंस्पायर्ड होकर एक प्रोग्राम बनाया गया, धरती आबा जनजातीय प्रोग्राम, ठीक है। तो मुंडा रिबिलियन यहाँ से आपको रिलेट कर लेना है। मुंडा रिबिलियन को दूसरा नाम क्या पूछा गया? उलुगन। तो उलुगन आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि मुंडा रिबिलियन को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या था? उलुगन, राइट। कब ये कंडक्ट हुआ था रिबेलियन? ये आपके अराउंड 1895 में, और बाकी आगे बहुत टाइम तक चला। किस लिए रिबेलियन ब्रोक आउट हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि जमींदार जो थे ऑपरेस करते थे, जो आपके कॉलोनियल रूल थे, ये कहीं ना कहीं जो आपके फार्मर्स थे, जो आपके रिवॉर्ड्स थे, उनको ये एक्सप्लॉइट करते थे। तो उनके अगेंस्ट में ये आपके रिवॉल्ट शुरू हुआ था, मुंडा रिबेलियन। समझ आया? बाकी आप बिरसा मुंडा जी के बारे में अलग से पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है बस वो ये है, फर्स्ट लाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये वेन्यू याद रख लेना, डेडियापाड़ा गुजरात। फिर देखो आगे, व्हाट अ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो DPDP आपका क्या है? ये भी ऑलरेडी हमने न्यूज़ बहुत बार कवर कर रखा है ना, इससे पिछले वीक में भी कवर कर रखा है, तो सारे रिपीटेड न्यूज़ है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आपके क्या कहता है? दिस लॉ इज बिल्ट अराउंड अ सिटीजन फर्स्ट अप्रोच, मतलब जो भी आपके डेटा की प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है, वो इस बिल के अंदर कवर है। उससे रिलेटेड जो भी कंसर्न होगी, तो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना, आपके राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करना, आर्टिकल 21, ये इस बिल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो डेटा प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कंट्रोल करेंगे उनके डेटा को कैसे यूज़ किया जा सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट इसमें इस बिल के तहत मतलब उनको ये अधिकार मिलेगा कि जिनका डेटा है वो उसके मतलब कंट्रोलर होंगे। दे कैन गिव और विदड्रॉ कंसेंट, आस्क फॉर करेक्शन और इरेजर एंड फाइल ग्रीवियंसेस। अगर किसी को लग रहा है कि उनका डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो ग्रीवियंसेस फाइल कर सकते हैं। तो इसमें आपके ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो जो आपका ग्रीवांस ऑफिसर होगा वो आपका क्या करेगा? इस इशू से डील करेगा। समझ आए? उसके बाद डेटा फिड्यूशियरीज बनाए गए हैं जो कि आपके डेटा को हैंडल करेंगे लॉफुली। अब इसमें दो टाइप के डेटा फिड्यूशियरी हैं, एक तो आपके डेटा फिड्यूशियरी और एक है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी। जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी है उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशन है। फिर इसमें आपके सेफ हार्बर क्लॉज जैसा लॉ भी है, राइट। और आपके जो मान के चलो कोई व्हाट्सअप है,
व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपने मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसको रेगुलेट करोगे। अगर मान चलो आपके प्लेटफॉर्म की वजह से कोई वायलेंस वगैरह हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को कॉपरेट करोगे और गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दोगे कि वो मैसेज सबसे पहले कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो इस टाइप के इसमें क्या है प्रोविजन है। वैसे ही आपके डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई। आरटीआई एक्ट ट्विक दैट लिमिट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज नाउ इन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप डिटेल में रीड कर लेना। बाकी इससे पहले मैं आपको इस चीज़ को पढ़ा रखा हूँ। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की नीड नहीं है, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। बाकी ये चाहो तो जिस्ट पढ़ सकते हो आप, राइट। फिर देखो आगे, चाइना कोस्ट गार्ड शिप सेल थ्रू जापान एडमिनिस्ट्रेट सेंकाकू आइलैंड। तो सेंकाकू आइलैंड किसके कंट्रोल में है? चाइना के में, ठीक है। हालांकि है ये ताइवान का, लेकिन चाइना ताइवान को खुद का कंसिडर करता है। तो एग्जाम में आया तो आप चाइना लिख के आना है ना। तो अबाउट सेंकाकू आइलैंड, लोकेशन कहाँ है? दिस आर एन अनइनहैबिटेड ग्रुप ऑफ आइलैंड सिचुएटेड इन द ईस्ट चाइना सी। तो आप मैप पे देख सकते हो, ये रहा ईस्ट चाइना सी, ये रहा ताइवान, ठीक है, ये रहा आपका सिंकाकू आइलैंड। समझ आए? ये आपका साउथ चाइना सी है, ये भी आपके डिस्प्यूटेड रीजन है। यहाँ पे आपको कौन कौन से आइलैंड याद रखने हैं? स्कारबॉग, पार्सलेन, स्पार्टली आइलैंड, ठीक है। इनको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही अरेंज करने दे सकते हैं। तो जैसे पार्सल आइलैंड आपके नॉर्थ में है सबसे, और सदर्न साइड में स्पार्टली आइलैंड है, राइट। ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन है ये सारे आइलैंड को लेके। तो चाइना का लगभग ईस्ट चाइना सी हो गया, चाहे साउथ चाइना सी हो गया, इन सब जगह डिस्प्यूट रहता ही रहता है। और सेंकाकू आइलैंड को लेके दो मेन कंट्री में डिस्प्यूट है, किसके किसके बीच में? जापान और चाइना के बीच में। तो इस चीज़ से ये चीज़ ध्यान रखना, समझ आया? उसका देखो आगे, डेनमार्क गवर्नमेंट एम्स टू बैन एक्सेस टू सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15। तो ये वन लाइनर फैक्ट हो गया, ठीक है। तो एक बार हमने देखा था कि यूके ने ऐसा लॉ बनाया था कि कोई भी आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, वल्गर कंटेंट होगा या पोर्नोग्राफी होगा, उस पर बैन कर दिया था उन्होंने, राइट। और उन्होंने अपील भी की थी दूसरे कंट्री से। वैसे ही सिमिलर मॉडल पे अगर 15 साल से कम के बच्चे हैं, उनके सोशल मीडिया यूसेज पे बैन लगाने वाला कंट्री कौन सा बना है? डेनमार्क। समझ आए? तो फर्स्ट कंट्री आपके सोशल मीडिया पे बैन लगाने वाला अंडर एज 15 कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया बना था, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियसली न्यूज़ में देखा था। और डेनमार्क अभी लेटेस्ट, डेनमार्क भी इस रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने कंट्री में। मतलब डेनमार्क भी अब वो कंट्री बन गया जहाँ पे आपके 15 साल से कम बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया यूजेज है वो आपके बैन है। और ये सही चीज़ है यार, ये लग जाना चाहिए, इंडिया में भी लग जाना चाहिए। मतलब पूरा बर्बाद हो रखा है जनरेशन सोशल मीडिया के पीछे, राइट। तो न्यूज़ याद होगा आपको, पहला कंट्री ऑस्ट्रेलिया और अभी लेटेस्ट में डेनमार्क ने लगाया। तो इसी के साथ जो हमारा 17 तक, हमने 15 तक बोला था लेकिन 17 तक मैंने ख़त्म करा दिया आपको इस वाले वीडियो में। तो हमने 1 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक का न्यूज़ सक्सेसफुली कवर कर लिया है। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आपको, आप सब याद रखोगे, ठीक है, और चीज़ों को रिकॉल करोगे। बाकी रिवीजन के लिए आप ब्रह्मास्त्र वाला जो मैगजीन है उसको परचेज कर सकते हो। और ये वाला जो मैगजीन है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रह्मास्त्र मैगजीन है ना, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिस्कशन जरूर करेंगे यूट्यूब पे, और वो मेरे द्वारा ही कराया जाएगा आपके मंथली वीडियो में। तो अभी जैसे मंथली वीडियो में हम कटआउट आपको कराते थे, अब मंथली में आपका जो ब्रह्मास्त्र मैगजीन है उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो उसका डिस्कशन फ्री रहेगा। लेकिन अगर आप चाहोगे, मान चलो आपको नोट्स नहीं बनाने का मन कर रहा है या आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है नोट्स बनाने में, तो आप आराम से वो मैगजीन ले सकते हो। बहुत नॉमिनल फी उसका रखा जाएगा, 40-50 रुपये का ही रहेगा आपका, राइट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, इसलिए वो हमने रखा है ताकि आपको उसकी एफर्ट की वैल्यू समझ आए। अदरवाइज बाकी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने करंट अफेयर से रिलेटेड आपके फ्री कर रखी है। तो अगर आप फ्री भी करना चाहो तो यूट्यूब देख लेना, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप मैगजीन परचेज कर लेना, ठीक है। और जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं वीकली वाला, तो उनको वीकली से रिलेटेड जो भी कटआउट्स है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना। तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन अचीव CAPF। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।